अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का फास्ट ट्रैक रिवीजन। इस चैप्टर प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें आपको कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने चीज़ों को समझ लिया तो आपको बड़े आराम से याद रहेगा। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें नंबर ऑफ पेजेस यानी कि कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से लोग इससे भागते हैं, लेकिन हम इसको बड़े आराम से पढ़ेंगे और आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपको 2 से ढाई घंटा कवर करने में लग जाएगा केवल इस चैप्टर को। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का हम लोग देखते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जैसा कि पता है कि आपको आज के ज़माने में किसी भी बिजनेस का इंफॉर्मेशन जो होता है वो साइबर स्पेस से ट्रेवल करता है, और जब साइबर स्पेस से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है यानी कि नेटवर्क के थ्रू, तो उसमें कई प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्क होते हैं। और वो जो रिस्क होते हैं वो किसी भी इंटरप्राइज की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को ख़राब कर सकती है। किसी भी इंटरप्राइज के इंफॉर्मेशन सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी या अवेलेबिलिटी को ख़राब कर सकती है। इसकी वजह से उस पर प्रोटेक्शन लगाना यानी कि कंट्रोल लगाना बेहद ज़रूरी होता है। तो चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में मुख्य रूप से हमें कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक नंबर 1.1 है इंट्रोडक्शन, इसमें 2 बातें आपको निश्चित तौर पे याद रखनी है। एक डिनायल ऑफ सर्विस और दूसरा वायरस के बारे में। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है? किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम या किसी भी पार्टिकुलर नेटवर्क में कई सारे पैकेट्स छोड़कर उसको ओवरलोड कर दिया जाता है, यानी कि उसको जाम कर दिया जाता है उस नेटवर्क को या पार्टिकुलर सिस्टम को, जिसके कारण या तो वो सिस्टम सर्विस देने से ही डिनाई कर देता है या फिर सर्विस को स्लो कर देता है। उसको डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। और इसमें yahoo.com का और amazon.com का एग्जाम्पल जो है वो आपको याद रखना है। जब भी डिनायल ऑफ सर्विस आएगा आपको ये 2 एग्जाम्पल याद रखना है। दूसरी बात, हम लोगों ने वायरस के बारे में देखा था, जिसमें मेलिशा और आई लव यू वायरस का नाम आपको याद रखना है। इनकी हॉरर स्टोरी हमने रेगुलर कोर्स की DVD में सुनाई थी, लेकिन फिलहाल आपको केवल मेलिशा और आई लव यू वायरस का नाम याद रखो। हम लोग बात करते हैं नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में कई प्रकार के रिस्क होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्क होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, बिजनेस की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी या अवेलेबिलिटी हार्म कर सकती है। इसीलिए फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। उसको बचाने के लिए प्रोटेक्शन को सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है। कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्क क्यों होते हैं? क्योंकि जितना प्रोटेक्शन लगाना चाहिए उतना प्रोटेक्शन नहीं लग पाता है। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नीड एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड में जो है वो गैप रह जाता है। तो इसकी वजह से ये गैप क्यों रह जाता है? तो हम लोगों ने इस राक्षस वाली स्टोरी सुनी थी कि राक्षस जो है हीरोइन को उड़ा के ले जाना चाहता है। तो जैसे ही आपके दिमाग में आता है उस फिल्म की, मूवी का याद, ठीक है, कि राक्षस क्यों उड़ा के ले जाना चाहता है, तो आप अजीबो गरीब अंदाज में पूछते हो वाई उड़ाई। तो वाई उड़ाई को आपने ऐसे लिखा WIEUDAE। तो वाई उड़ाई का मतलब W से वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस एज कंस्ट्रेंट। उसके बाद अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, डिवोल्यूशन इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक, ठीक है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अटैक जो होता है वो फिजिकल अटैक से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने के लिए केवल दिमाग चाहिए और फिजिकल अटैक करने के लिए दम चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा लोग घर पे बैठ के दिमाग चलाते रहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लीगल वगैरह सब फैक्टर का पालन नहीं हो पाता है। तो इस तरह नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपने देखा वाई उड़ाई, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी करना, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में हम लोग कंट्रोल को पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ेंगे, और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल पढ़ेंगे। तो थोड़ी देर तक हमारे चर्चा का विषय यही सारी चीज़ें रहेगा। यहाँ पर केवल हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए 3 ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि आपको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लॉस ना हो पाए, ठीक है। तो
तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं बोलो तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बोला था, सी का मतलब डी होता है, तो यानी कि अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से बचाना कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाता है। इंटीग्रिटी, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन से बचाना, कोई आपके डाटा कोई इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई ना कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रिटी मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव होता है सिक्योरिटी का। और उसके बाद हम लोग अवेलेबिलिटी के बारे में, तो अवेलेबिलिटी मतलब क्या कि प्रिवेंशन ऑफ द अनऑथराइज विथ होल्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपका इन्फॉर्मेशन को कोई अनऑथराइज तरीके से विथ होल्ड ना कर पाए, ठीक है, या फिर किसी तक पहुंचा ना पाए या फिर रख ना सके। तो इसकी वजह से आपको तीन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन सिस्टम सेंसिटिव होते हैं जिस पर आपको सिक्योरिटी लगानी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो जैसा कि हमने देखा था एग्जाम्पल में कि ये सोफ़ा जो होता है इसका अगर नाखून भी लग गया तो स्क्रैच आ जाएगा, इसलिए ये सोफ़ा बहुत सेंसिटिव है। तो हम लोगों ने देखा था एस, ओ और एफ, यानी कि स्ट्रैटेजिक प्लान, ऑपरेशनल बिजनेस ऑपरेशनल प्लान और फाइनेंस के जो प्लानिंग होते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लान, बिजनेस ऑपरेशनल और उसके बाद फाइनेंस, ठीक है। तो सोफ़ा का ये हम लोगों ने उड़ा दिया था, एस ओ एफ हमें बस याद रखना था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की। पॉलिसी क्या होता है? तो ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है या गाइडलाइंस होता है। किसके लिए गाइडलाइंस या फॉर्मल स्टेटमेंट होता है? विशेष रूप से टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है, ताकि टॉप मैनेजमेंट को इस पॉलिसी का पालन करके अच्छे तरीके से वो लोग सिक्योरिटी कर पाए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। ये गाइडलाइंस जो होता है उसको काफ़ी स्टडी और एनालिसिस के बाद बनाया जाता है पॉलिसी को, और उसके बाद डॉक्यूमेंट किया जाता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बंटवा दिया जाता है और सबको ट्रेनिंग और अवेयरनेस सेशन के थ्रू समझाया जाता है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी में यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में मुख्य रूप से क्या होता है? बहुत सारे सेट ऑफ रूल होते हैं। अब जो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसका इंटेंशन क्या होता है? तो सेट ऑफ रूल का इंटेंशन आपको प्लाऊ खाते वक्त याद आएगा। प्लाऊ खाओ तो सेट ऑफ रूल का आपको इंटेंशन याद हो जाएगा। तो PLW, प्लाऊ का हम लोगों ने PLW लिखा। तो P से प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, ठीक है। अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, एक्सेस या डिस्क्लोजर कोई ना कर दे तो उससे प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करना। तो P से हमारा क्या हो गया? प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट। और L से हमारा लिमिट या एलिमिनेट, किस चीज़ को? लीगल लायबिलिटीज़ को, या तो इंटरनल एम्प्लॉई लोगों से या फिर एक्सटर्नल लीगल लायबिलिटीज़ को जो है वो लिमिट कर देता है या एलिमिनेट कर देता है। और W से क्या हो गया हमारा? वेस्ट और इनअप्रोप्रिएट यूज़, किसी भी एसेट्स का, खासकर इंफॉर्मेशन एसेट्स का ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो W से हो गया वेस्ट या इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में जो सेट ऑफ रूल बताए गए होते हैं उसका इंटेंशन क्या होता है उसको प्लाऊ खाकर याद किया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टूल्स टू इम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या टूल्स होते हैं? तो 3 टूल मात्र होते हैं, एक स्टैंडर्ड, दूसरा गाइडलाइंस और तीसरा प्रोसीजर। स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड क्या होता है? ये एक मेथोलॉजी होता है ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म मैनर में जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को लगाया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड का पालन करना मैंडेटरी किया गया रहता है। पॉलिसी का पालन नहीं करोगे तो फाइन वगैरह सब लिया जाता है। गाइडलाइंस क्या होता है? गाइडलाइंस होता है यूजर को और सिस्टम पर्सनल को सिक्योरिटी मेजर को इंप्लीमेंट करने के लिए सही दिशा निर्देशन करने वाला गाइडलाइंस होता है। और प्रोसीजर क्या होता है? डिटेल प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? डिटेल स्टेप होता है, ठीक है। हैंडबुक के फॉर्म में ये सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार किया जाता है, हैंडबुक के फॉर्म में, ठीक है। प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन में सबको ट्रेनिंग दिया जाता है, खासकर जो लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदे लोग हैं। तो टूल्स टू इम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, तो स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस ऑन प्रोसीजर। तो एक टूल हो गया आपका स्टैंडर्ड, दूसरा गाइडलाइंस और तीसरा प्रोसीजर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो टूल्स दिए गए हैं उसमें क्या क्या बातें जो है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस या प्रोसीजर जो आपकी दिए गए हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या बातें जो होती हैं उसको एड्रेस करना जरूरी है उस पॉलिसी में। ISP में क्या क्या इशू टू बी एड्रेस, क्या क्या इशू आपको एड्रेस करना है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मान लो आपकी शादी होने वाली है और आप रोज रोज ब्रश नहीं करते हो, तो इस इशू को आपको एड्रेस करना पड़ेगा जिससे आपकी शादी होने वाली है। लेकिन आप अपनी कमजोरी तो बता नहीं सकते हो, तो आप उससे ऐसे ही पूछते हो कि डेली वाई ब्रश, शेर कभी मुंह नहीं धोता, क्या उसका दांत खराब होता है? तो डेली YBRS ये आपको याद रखना है। डी से क्या हो गया? डिफाइन करना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी
पॉलिसी को अच्छे तरीके से डिफाइन करना है ताकि कहाँ, कैसे और क्यों एप्लीकेबल होना है ये पता चल सके। वाई बोलो तो गोल एंड ऑब्जेक्टिव, क्यों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जरूरी है उसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव को बताना है, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है कि क्या क्या पॉलिसी, प्रोसीजर, कंप्लायंस स्टैंडर्ड सब चाहिए होगा, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और पॉलिसी को ऑपरेट करने के लिए। और उसके बाद जो होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डेली वाई ब्रश में देखा था। ब्रश का स्पेलिंग हम लोगों ने BRS करके लिखा था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंबर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यहाँ पर ये मेंटल लोग मेंबर होते हैं, यानी कि MTL, मैनेजमेंट मेंबर, टेक्निकल ग्रुप और लीगल एक्सपर्ट, 3 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के। मैनेजमेंट मेंबर कौन होते हैं? जिसके पास बजट और पॉलिसी की अथॉरिटी होती है। टेक्निकल ग्रुप क्या होते हैं? जिसको पता होता है कि सुरक्षा के लिए क्या क्या सपोर्ट करेगा और क्या क्या सपोर्ट नहीं करेगा, खासकर सॉफ्टवेयर के बारे में। लीगल एक्सपर्ट जिसको कानूनी दावपेच पॉलिसी से रिलेटेड पता होते हैं और कानूनी तौर पे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या परिणाम हो सकता है, सब उसको पता होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड देयर हायरार्की। टाइप्स के बारे में हमें यहाँ पर पूछ सकता है या फिर हायरार्की बोल के पूछ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये चार्ट बनाना काफ़ी जरूरी है। पहले पॉइंट में आ गया आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। दूसरा यूज़र के लिए होता है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम पॉलिसी को यूज़ करेंगे उसका यूज़र के लिए गाइडलाइंस होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। और कंडीशन ऑफ कनेक्शन, यानी कि थर्ड पार्टी या फिर जितने भी रिलेटेड लोग हैं जो इस पॉलिसी से जुड़े हुए हैं उसके लिए कंडीशन चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन कैसे कैसे रख सकते हो, उसके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कुछ अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड का, प्रैक्टिस का फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि मैथोलॉजी से जाना पड़ेगा। ये कंडीशन ऑफ कनेक्शन बताता है। पहले ही बात करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, हमारा पहला पॉइंट है। जस्ट आपको ये सारे पॉइंट्स को रीड करना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एक बेसिक डॉक्यूमेंट और गाइडलाइंस होता है। ठीक है, तो ये आपका एक पॉलिसी का टाइप्स में पहले बात जो ये बताया गया है, यूज़र के आधार पर जो होता है यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी और एक्सेप्टेबल यूज़, 2 पार्ट में बांट सकते हैं। यूज़र सिक्योरिटी पॉलिसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़र, लाइन मैनेजर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबके प्रिंसिपल का सेट बताया गया होता है। एक्सेप्टेबल यूज़ में विशेष रूप से इंटरनेट को और ईमेल का इस्तेमाल जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड मैनर में, यानी कि एक्सेप्टेबल मैनर में यूज़ करना है, उसके बारे में पॉलिसी होती है। ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में इंफॉर्मेशन के बारे में सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन की सुरक्षा कैसे कैसे करनी है। ठीक है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की के हिसाब से कई सारे ग्रुप बना दिए जाते हैं और उसको जो होती है वो सेट ऑफ पॉलिसी का पालन करना पड़ता है, तो इन्फॉर्मेशन से सुरक्षित रहता है। नेटवर्क सिस्टम को यूज़ करने के लिए खासकर IT डिपार्टमेंट जो नेटवर्क का पूरा कंट्रोल होता है उसके लिए पॉलिसी बनाई गई रहती है नेटवर्क सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी में। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी, तो इन्फॉर्मेशन को कई प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है, इसी चैप्टर में हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर प्रोप्राइटी, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और कई प्रकार से इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके लिए पॉलिसी बनाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चार्ट आपको बनाना है अगर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी पूछे या एंड देयर हायरार्की करके पूछे और कंडीशन ऑफ कनेक्शन। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। कंपोनेंट में सिक्योरिटी पॉलिसी में हम लोगों ने देखा था दीदी ने ISI के एजेंट को पिटा BCP के लिए और ऑडिटिंग करने के लिए। उन्होंने ठीक से आपका BCP और ऑडिटिंग नहीं किया था, इसीलिए दीदी ने जो है ISI को पिटा। ठीक है, तो D से हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स। आप ऐसा मत सोचना कि कंपोनेंट्स जो होता है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, कंपोनेंट्स भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो पहले वाला D आता है डॉक्यूमेंट और दूसरा वाला भी D ऑफ डॉक्यूमेंट ही आता है। तो पहला D बोलता है पर्पस और जो आपका इंटेंडेड ऑडियंस होगा उसके बारे में बताया गया रहता है। पर्पस एंड स्कोप जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम पॉलिसी की का पर्पस एंड स्कोप, तो ये पहला कंपोनेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि कंपोनेंट्स बहुत सारे मिलकर एक सिस्टम बनता है। कई सारे इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स जब एक साथ किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा था सिस्टम के बारे में चैप्टर नंबर 2 में। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी की, तो पहला डॉक्यूमेंटेशन, पर्पस और स्कोप डॉक्यूमेंटेशन का आपको करके बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करके। आई से क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी के लिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा ही लगेगा, तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपका। उसके बाद दूसरा डी से भी डॉक्यूमेंटेशन आता है, जहाँ पर बोलता है कि आपको क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है आपके, उसका भी डॉक्यूमेंट करके रखना है। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन आ गया। और उसके बाद आई से आता है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या बोलता है हमें, सॉरी यहाँ पर
चौथे नंबर पॉइंट में इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है और इंसिडेंट रिपोर्टिंग, तो आई से इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, आपका इंसिडेंट रिपोर्टिंग का पूरा सिस्टम कैसा है, तो ये कंपोनेंट आता है। आपका इंसिडेंट रिपोर्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पहला पॉइंट। डी से हम लोगों ने देखा पर्पस एंड स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंटेंडेड ऑडियंस। उसके बाद आई से हम लोगों ने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज चाहिए, और डी से हम लोगों ने देखा था सिक्योरिटी पॉलिसी जो मेंटेनेंस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। और आई से हमारा क्या होता है, तो आई से इंसिडेंट रिपोर्ट और इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। तो जहाँ एक जगह इंसिडेंट आ गया हमारा, यहाँ पर आई से इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, यहाँ से आई से इंसिडेंट आ गया, उसके बाद यहाँ पर आई से इन्वेंट्री आएगा और फिर इंसिडेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आई से क्या हो गया, फिर से आई से आ गया इंसिडेंट रिपोर्टिंग और ये इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, और एस से आ गया आपका सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर। अब स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइजेशन का उसी हिसाब से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसी हिसाब से आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो ये भी कंपोनेंट होता है कि आपका स्ट्रक्चर जो उसी हिसाब से हो, आपकी पॉलिसी जिस पर पूरी तरह से फिट बैठ सके। किसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल आपको पॉइंट याद रखना है। जब स्टडी मटेरियल में टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं किया रहता है तो आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोलेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप एक्सप्लेन करके अपनी काबिलियत भी ज़्यादा बताने की कोशिश ना करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टाइम बहुत कम रहता है और आप लिखोगे भी तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगले आई की। तो आई से हमने बोला था इन्वेंट्री होता है, तो इन्वेंट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो इन्फॉर्मेशन एसेट्स का आपको क्लासिफिकेशन कई कैटेगरी में करना पड़ता है, तो उसके बारे में जो होता है इन्वेंट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पी के बारे में। तो पी से क्या हो गया, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। आई से आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल। आइडेंटिटी पहचान का मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि कोई भी हमारी सिक्योरिटी को तोड़ ना पाए, पहले तो पहचान आपको देना ही पड़ेगा। टी से हमारा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल मैनेजमेंट। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, और ए से आता है हमारा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ए से एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, जो कि एडीआई ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे। और बीसीपी से आता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। उसके बाद एक टर्म यहाँ पर है लीगल कंप्लायंस, और उसके बाद है ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट एंड मॉनिटरिंग। ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट से शुरुआत करना है और ऑडिटिंग पे लास्ट करना है। बस स्टार्टिंग का और लास्ट का पॉइंट जो है वो आप ध्यान में रखो, और बीच के पॉइंट आपको सोच सोच के लिखना है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लासिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन, उसका इन्वेंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो आईटी का यहाँ पर हम लोगों ने आईटी ऑपरेशनल मैनेजमेंट और आईटी कम्युनिकेशन के बारे में देखा था। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चैप्टर नंबर 5 का नाम है हमारा, ठीक है। तो उसको हमने ए से इंडिकेट किया है, एडीआई ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल करके जो स्टडी मटेरियल में आपके लिखा हुआ है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और ऑडिटिंग, तो यहाँ पर आपके कई सारे चैप्टर ही मिल जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 आपका हो गया, सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, और उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 हो गया, और लास्ट वाला ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो पॉइंट हो गया ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। तो इस तरीके से आपको कंपोनेंट्स को आप अच्छे तरीके से दिमाग में रख लो, आपको कहीं पूछा तो आप लिख सकते हो। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में दीदी ने आईएसआई को पिट्टा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, लीगल कंप्लायंस और ऑडिटिंग के लिए। डी से हम लोगों ने देखा था डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ के लिए, तो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस को बताने वाला डॉक्यूमेंटेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उन सब चीज़ों का, इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन एसेट्स की और क्लासिफिकेशन। और पी से फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। आई से इंसिडेंट मैनेजमेंट। टी से टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, और एडीआई यानी कि एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पर कंट्रोल, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, लीगल कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस में भी हम लोगों को आईटी एक्ट पढ़ना है आपका चैप्टर नंबर 7, और ये चैप्टर नंबर 6 आपका ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के बारे में। यहाँ से हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंट्रोल के बारे में। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए जो पॉलिसी, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रोसीजर और प्रैक्टिस होनी चाहिए। पॉलिसी, प्रिंसिपल, प्रोसीजर और प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके और करेक्ट किया जा सके। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल क्या होता है, ये पीपीपी, ठीक है, पॉलिसी, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और स्टैंडर्ड बताता है। 4 बार पी लिख सकते हो आप, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल
और स्टैंडर्ड बताता है ताकि प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन किया जा सके इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो इसको हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पर PPP, और इसका मतलब मैंने लिख दिया है। प्रिवेंशन का मतलब क्या, एरर और फ्रॉड को ढूंढना, ठीक है, और उसके हिसाब से प्रॉपर कंट्रोल लगाना, आइडेंटिफाई करके। डिटेक्शन का मतलब क्या, रिस्क जो है आपका, एरर आ गया तो क्या हो गया, इस बात को डिटेक्ट करना, और क्या क्या पॉसिबल जो होते हैं रूट हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम आने के, उसको डिटेक्ट करना। और करेक्शन, ये दोनों के बाद करेक्शन का आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 3 प्रकार के कंट्रोल हम लोग देखेंगे ही ऑब्जेक्टिव के आधार पर, जिसमें PDC कंपनसेटरी देखेंगे, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्टिव और कंपनसेटरी कंट्रोल के बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के प्रोसीजर। नीड फॉर कंट्रोल इन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करने की क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आवश्यकता क्या होती है ये तो आपको पता ही है कि आपका अगर एक्सपोजर हो सकता है, अगर रिस्क अगर आ गया तो, ठीक है, तो एक्सपोजर हो सकता है, जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कई प्रकार के लॉस हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस या नॉन फाइनेंशियल लॉस, कुछ भी हो सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, ये गाइडलाइंस होता है कंट्रोल के लिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसीजर जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसीजर के गाइडलाइंस क्या होंगे, ठीक है। तो IS कंट्रोल के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सोडा पीकर पाप करना बंद करो, नहीं तो अटैक हो जाएगा आप पे, और अटैक अगर आपका हो गया तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सोडा पीकर यानी कि 4 बोतल वोडका, तो यहाँ पर वोडका नहीं सोडा पीता है, ठीक है, तो सोडा पीकर पाप करना बंद करो, नहीं तो आप पर अटैक हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सारे हम लोगों ने देखे थे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल प्रोसीजर में यानी कि गाइडलाइंस में क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए। तो क्या ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल का प्रोसीजर होता है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बताने के लिए बोल सकता है, या फिर इस गाइडलाइंस में, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल प्रोसीजर में गाइडलाइंस जो होते हैं उसमें क्या क्या बेसिक बातें इंक्लूड होनी चाहिए। तो सोडा में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन देखा था। एस का मतलब स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन होना चाहिए। ओ का मतलब देखा था जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको पूरी तरह से डिफाइन होना चाहिए। डी से हम लोगों ने देखा था सिस्टम डेवलपमेंट मैथोलॉजी और उसका चेंज कंट्रोल, तो सिस्टम का डेवलप करने का क्या मैथोलॉजी होगा और क्या चेंज कंट्रोल होगा। ए से हम लोगों ने देखा था एक्सेस टू IT रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डाटा एंड प्रोग्राम, डाटा और प्रोग्राम पे एक्सेस कैसे कैसे किया जा सकता है उसका गाइडलाइंस होना चाहिए, यानी कि सुरक्षित रहे। तो सोडा का मतलब हम लोगों ने देखा सिक्योरिटी एंड डायरेक्शन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। डी से हम लोगों ने देखा था सिस्टम डेवलपमेंट मैथोलॉजी एंड चेंज कंट्रोल, और ए से हमारा आता है एक्सेस टू IT रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डाटा एंड प्रोग्राम। उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन प्रोसीजर, यहाँ पर ही ऑपरेशन है, हम लोगों ने कहानी में लास्ट में देखा था लेकिन यहाँ पर ही ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रोसीजर। उसके बाद PAP, पी से क्या हो गया, सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट फंक्शन, प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, तो ये भी गाइडलाइंस में होना चाहिए, इसके बारे में इंक्लूड। ए का मतलब क्या हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर, और उसके बाद पी का मतलब फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। बंद का मतलब क्या हो गया, BND, तो BCP एंड DRP, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपका। एन का मतलब क्या हो गया, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। डी से मतलब डाटा एडमिनिस्ट्रेशन और अटैक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट और डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ों का गाइडलाइंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होंगे। तो सोडा, ऑपरेशन प्रोसीजर, पाप, बंद और अटैक। तो ऐसे हम लोगों ने देखा था स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजी, एक्सेस टू IT रिसोर्सेज, कैसे कैसे एक्सेस करेंगे इसका मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, ऑपरेशनल प्रोसीजर, एक्सेस करने के बाद आप किस तरह से ऑपरेट कर सकते हो इसके बारे में जो होता है वो मैकेनिज्म कंट्रोल में होना चाहिए। पी से प्रोग्राम एंड सपोर्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, ए से क्वालिटी एश्योरेंस, उसके बाद फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, बंद से BCP एंड DRP, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, डाटाबेस कंट्रोल, और अटैक से प्रोटेक्ट और डिटेक्ट करने के बारे में भी चीज़ें होनी चाहिए कि अटैक अगर हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको 3 बातें यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो 3 बातें आपको लिखनी पड़ेगी। क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक्सपोजर क्या क्या हो सकता है, किस एक्सटेंट तक हो सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल में। उसमें कुछ कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर बताने हैं, ठीक है, सम कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर। तो पहली बात आपका ये ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। दूसरा बात ऑब्जेक्टिव में दिया गया है सम क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि कंप्यूटराइज वातावरण में क्या क्या क्रिटिकल कंट्रोल जो होती हैं उसकी कमियां रह जाती हैं, सम क्रिटिकल कंट्रोल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्या क्या लैक हो सकता है। और तीसरी बात है कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से क्या क्या 2 मेन पर्पस सर्व होता है,
ठीक है, तो पुलिस बेंच पर बैठा है, पुलिस ऑन बेंच, ठीक है, तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से दो पर्पस सर्व होता है। तो ऐसा कि हम लोगों ने देखा था अपनी मेमोरी टेक्निक से। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल में हम लोग देखते हैं कि सम कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि कंट्रोल करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। और क्या क्या प्रोसीजर जो होता है, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में, गाइडलाइंस के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि गाइडलाइंस में क्या क्या इंक्लूड होगा वो भी हम लोगों ने देखा, सोडा पीकर पाप के बारे में, ठीक है। तो उन सब की वजह से अगर कंट्रोल ठीक से नहीं लगाया जाए तो फिर कुछ कैटेगरी का एक्सपोजर हो सकता है। तो एक्सपोजर, सम कैटेगरी का एक्सपोजर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ये मस्त मूवी का EIA करके गाना आपने जो सुना था उसको हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पर इसने इन दोनों ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर कर दिया था, इसीलिए मूवी फ्लॉप कर गई थी। तो ई से आपका क्या हो गया? एरर और ओमिशन। तो ई से हमारा क्या हो गया? डाटा, प्रोसेस और प्रोसीजर में एरर या ओमिशन हो जाता है। इम्प्रॉपर ऑथराइजेशन या एक्टिविटीज़, तो एक्सपोजर कि यहाँ पर कुछ कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर एरर या ओमिशन हो जाएगा आपके डाटा में, प्रोसीजर में या फिर प्रोसेस में, ठीक है। दूसरा, तो एक्सपोजर का मतलब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में देखा था। ई का मतलब ई रिलेशन हम लोगों ने देखा था, मतलब एक्सटेंट ऑफ लॉस। अगर थ्रेट मेटलाइज हो जाता है तो किस एक्सटेंट तक लॉस होगा उसको एक्सपोजर बोलेंगे। तो एरर या ओमिशन हो सकता है डाटा, प्रोसेस या किसी भी प्रोसीजर में, या फिर क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर आप ऑथराइजेशन दे सकते हो या इम्प्रॉपर एक्टिविटी आपका सिस्टम करने लगे। उसके बाद यहाँ पर ए से हम लोगों ने देखा, लास्ट हमारा EIA का ए क्या है? तो ए क्या बोलता है? इनएफिशिएंट एक्टिविटीज़। आपकी एक्टिविटीज़ जो होगी, चाहे कोई भी एक्टिविटी होगा, मैनेजमेंट का एक्टिविटी या अदरवाइज ऑपरेशनल एक्टिविटी, उसका प्रोसीजर, प्रोसेसिंग या कंपैरिजन में जो है आपका इफिशियंसी आ सकती है। तो ये कुछ कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर में आपको एरर और ओमिशन, इम्प्रॉपर ऑथराइजेशन और एक्टिविटीज़ और इनएफिशिएंट एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों को याद रखना, EIA को याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ क्रिटिकल कंट्रोल जो होते हैं वो लैकिंग रह जाते हैं। कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में कुछ क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग रह जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने स्टोरी देखी थी, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग की कमी होने के कारण जो मैनेजर जो होता है वो कंप्यूटर के फ्रेम के अंदर चला जाता है बाय मिस्टेक। कंप्यूटर का फ्रेम है, मान लो ये, इसके अंदर ये मैनेजर जो है बाय मिस्टेक चला जाता है और अंदर ही वो बंद हो जाता है। जब वो बाहर निकलता है बेचारा तो बहुत वो वीक हो चुका रहता है, ठीक है। अगर इस बेचारे को नॉलेज और अवेयरनेस लेकर कंप्यूटर के अंदर जाता, यानी कि फ्रेम के अंदर जाता, तो उसको कुछ कंट्रोल फीचर्स का पता होता, और कुछ कंट्रोल फीचर का पता उसको होता तो वो इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को बेचारा वो इम्प्लीमेंट नहीं करता। इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को वो बेचारा इम्प्लीमेंट नहीं करता। आप स्टोरी को बैक करके सुन सकते हो, अदरवाइज जो है आप इनको एसोसिएट कर दो। कुछ क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट के अंडरस्टैंडिंग में कमी थी। तो क्या क्रिटिकल कंट्रोल होता है कि मैनेजमेंट वालों को ही इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में क्या क्या रिस्क होता है और उस पर कैसे कैसे कंट्रोल लगानी चाहिए वो समझता ही नहीं है वो। दूसरा बोलता है कि फ्रेमवर्क जो होता है वो या तो एब्सेंस होता है या इनएडिक्वेट फ्रेमवर्क होता है कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में क्रिटिकल कंट्रोल के लिए। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि बेचारा फ्रेम के अंदर बंद हो गया, उसके जब बाहर निकला तो बहुत वीक हो चुका था। तो यहाँ पर जनरल या इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल जो होता है वो वीक होता है। उसके बाद अगर नॉलेज या अवेयरनेस लेकर वो फ्रेम के अंदर जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है आप जो है कंट्रोल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, या फिर आपका कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी वजह से आप किसी कारण से अवॉइड कर सकते हो। फिर बोलता है कि लैक ऑफ कंट्रोल। आप कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से आपका कंट्रोल भी होना चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नीड और डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड में गैप नहीं होना चाहिए, तो यहीं पर गैप रह जाता है। उसके बाद इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इनएडिक्वेट सिक्योरिटी, ये भी कमी हो जाती है कि टेक्नोलॉजी ही आपने सही नहीं लगाया तो प्रॉब्लम तो भैया आएगी ही आएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद तीसरा हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल में पढ़ना है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव दो मेन पर्पस को सर्व करता है। पुलिस ऑन बेंच हम लोगों ने देखा था, आउटलाइन द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आउटलाइन करता है। पहला पर्पस सर्व होता है कि मैनेजमेंट की जो पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका आउटलाइन कर देता है। ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो होता है दो पर्पस। दूसरा, सेट बेंचमार्क फॉर इवैल्यूएटिंग कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कितना पूरा हो रहा है, कैसे पूरा हो रहा है, किस हद तक पूरा होता है, इसकी वजह से बेंचमार्क सेट कर देता है ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। तो कंट्रोल जो होता है उसका दो पर्पस कंट्रोल से सर्व किया जाता है। अगर थोड़े बहुत मार्क्स का पूछे तो आप केवल यही 2 पॉइंट लिखोगे, अदरवाइज ज़्यादा पूछे तो सारे के सारे बात को आपको लिखना पड़ेगा।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब हमारा जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल टॉपिक खत्म होने के बाद अब हम लोग इंटरनल कंट्रोल की ओर बढ़ते हैं। तो कोशो के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोशो ने चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने रिस्क के बारे में जाना था। तो यहाँ पर 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। तो इंटरनल कंट्रोल के भी कंपोनेंट होते हैं, मतलब इंटरनल कंट्रोल एक सिस्टम होता है जिसके 5 जो है होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इंफॉर्मेशन कंट्रोल जो होता है, सॉरी इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो इफेक्टिव हो जाता है। तो 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो बाबू भाई ने क्या बोला? बाबू भाई ने बोला कि एडा IM, ठीक है। एडा क्यों है? क्योंकि ये पतंजलि वाले से आयुर्वेदिक विस्की मांगते हैं, तो ठीक है। तो ERA तो कंट्रोल इन्वायरमेंट रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज़, कंट्रोल इन्वायरमेंट रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज़। और उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन I से और M से मॉनिटरिंग। तो ये बाबू भाई एडा है, इसकी वजह से पतंजलि वाले से विस्की मांगता है। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग। कंट्रोल इन्वायरमेंट ये जो होता है वो पहला कंपोनेंट होता है इंटरनल कंट्रोल का, मतलब वातावरण कैसा है, कैसा कंट्रोल चाहिए उसके हिसाब से आपको, यानी कि कैसा टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर कैसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट। दूसरा रिस्क असेसमेंट, तो आपको पता है कि रिस्क को ऑडिटर सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कौन कौन से एरिया हो सकते हैं रिस्क के, उसके बाद उसका असेसमेंट करता है, यानी कि किस एक्सटेंट तक आपको रिस्क इम्पैक्ट डाल सकता है, उसी हिसाब से प्रॉपर कंट्रोल चुनकर लगाता है। तो ये रिस्क असेसमेंट में आ जाएगा। कंट्रोल एक्टिविटीज़, कंट्रोल एक्टिविटीज़ में जो होता है वो आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो होता है वो प्रॉपर ऑथराइज होना चाहिए, ड्यूटी सेग्रीगेटेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, रिकॉन्सिलेशन का पीरियड जो है, जो फाइनेंशियल अकाउंट की बात कर रहे हो आप, तो रिकॉन्सिलेशन का जो है कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए, मतलब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सब आपको बराबर तैयार करते रहना है। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज़, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर ताकि सभी लोग जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सके इसके लिए ज़रूरी होता है। और मॉनिटरिंग, इंटरनल कंट्रोल रिलायबल हो, चेंजिंग वातावरण के साथ वाइबल ओवर द टाइम रहे, इसकी वजह से इसको बराबर मॉनिटर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इस तरह से एडा ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनल कंट्रोल। टेक्नोलॉजी के आने से इंटरनल कंट्रोल पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा। तो पैसा पर कम और राम पर ज़्यादा कंसंट्रेट करो और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो और खुद को किसी से कंपेयर मत करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी किसी को डेलीगेट ना करो, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी के आने से पैसा, या फिर आप इसको रैम बोलो, ये कॉन्सनट्रेट, ये आपके पुराने सिलेबस में जो स्टडी मेटल इसका के चेंजेस आने से पहले, यानी कि नंबर 15 से पहले जो स्टडी मेटल एप्लीकेबल थी मई 15 तक के लिए, उसमें ये एक पॉइंट दिया गया था, उसको वहाँ से मैंने उठाया है। कंसंट्रेशन और उसके बाद परफॉर्मेंस, कंपेयर, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या बोलता है आप, तो यहाँ पर आप लिख लो, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, ठीक है। तो पी से आप लिख सकते हो यहाँ पे पर्सनल, पी से पर्सनल होता है कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्ट वर्थी पर्सनल। टेक्नोलॉजी आने से इंटरनल कंट्रोल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो सबसे पहले तो आपके पर्सनल यानी कि लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा। कंप्यूटर का नॉलेज और भरोसेमंद होगा इंसान, तभी जाके आप वो इंटरनल कंट्रोल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है। कंप्यूटर स्किल में कमी होगी तो गलतियां ज़्यादा करेगा बेचारा, अगर ईमानदार भी है उसके बावजूद भी। एस से होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। जब भी इंटरनल कंट्रोल की बात आती है तो आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी याद आना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल होगा तो इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी ऑडिटर चेक करता है। उसमें इंटरनल कंट्रोल में एक मुख्य पार्ट होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का, जैसा कि बैंक वगैरह सब में सेग्रीगेशन किया रहता है ड्यूटीज़ का, ठीक है। ऑथराइजेशन प्रोसीजर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ऑथराइजेशन लेने का तरीका जो है वो काफ़ी चेंज हो गया आपके ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में। उसके बाद आर से क्या हो गया, आर से रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट जो होता है वो एडिक्वेट मेंटेन करना पड़ेगा आपका। इंटरनल कंट्रोल आने से रिकॉर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन होने लगा है, तो ये इम्पैक्ट आ गया है। उसके बाद ए की बात करते हैं। ए का बोलो तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन था, एडिक्वेट होना चाहिए। यहाँ पर ए बोलता है कि एसेट्स एंड रिकॉर्ड जो होता है उस पर फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, जो आपका फिजिकल एसेट्स होता है और रिकॉर्ड्स होता है, या फिर अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है तो किसी न किसी फिजिकल मीडियम पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क वगैरह पे, तो उसका जो होता है फिजिकल कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी लॉजिकल कंट्रोल है, इसके अलावा आपका फिजिकल कंट्रोल निश्चित तौर पे होना चाहिए। एडिक्वेट मैनेजमेंट सुपरविजन, मैनेजमेंट का सुपरविजन एरर एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेट की। तो यहाँ पर आपका बोलता है कि प्रोग्राम एंड डाटा का पर आपको कंसंट्रेट करने का तरीका बदल गया, मतलब टेक्नोलॉजी आने से इंटरनल कंट्रोल की चीज़ों पर क्या क्या परिवर्तन आया, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस,
तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट चेक ऑन परफॉर्मेंस, इंडिपेंडेंट चेक ऑन परफॉर्मेंस, तो मैनुअल सिस्टम के कंपैरिजन में चेक करना आसान हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी जो है वो बढ़ गई, क्योंकि आपको केवल अब डॉक्यूमेंट को चेक नहीं करना, रिकॉर्ड्स को चेक नहीं करना है, उस सिस्टम किस तरह से वो काम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर, उस चीज़ को भी चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर रिकॉर्ड, ठीक है, तो परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद बात आती है कंपेयर रिकॉर्ड अकाउंटेबिलिटी विथ एसेट्स। तो एसेट्स की अकाउंटेबिलिटी यानी कि आपका रिकॉर्ड में जो डाटा बता रहा है उसके हिसाब से फिजिकल वेरिफिकेशन करके कंपेयर करना है। ठीक है, ताकि जो है रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन रख सके, लेकिन कंप्यूटर ज़माने में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी थोड़ा अलग हो गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बार बार जो है आपको अथॉरिटी और सिग्नेचर करके नहीं लेना पड़ता है। एक बार किसी बंदे को पासवर्ड दे दिया, बस वो ऑथराइज हो गया और वो काम अब कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी के आने से इंटरनल कंट्रोल पे इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पर आपको कितने सारे पॉइंट याद रखने हैं। पहला, पर्सनल के बारे में कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। उसके बाद ऑथराइजेशन प्रोसीजर जो है बदल गया। उसके बाद जहाँ पर आपको समझ में ना आए वहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आईटी के आने से, और जो ट्रेडिशनल मेथड था आपका, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को चेक करते थे, यानी कि बुक कीपिंग वगैरह सब करते थे, तो उस जमाने में क्या अंतर हो गया उसको कंपैरेटिव आपको लिख देना है। कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सनल, एस से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑथराइजेशन प्रोसीजर बदल गया। उसके बाद क्या हुआ कि रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट एडिक्वेट मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब एडिक्वेसी उसमें कमी आ गई, क्योंकि पहले जो था काफ़ी मात्रा में कागजात जमा हो जाते थे। उसके बाद जो होता है एसेट्स एंड रिकॉर्ड पर फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए। एम से हम लोगों का मैनेजमेंट का, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट का सुपरविजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्रोग्राम एंड डाटा, प्रोग्राम एंड डाटा पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है इंटरनल कंट्रोल में, मतलब प्रोग्राम को और डाटा को आप ठीक करते चलो, आपका ध्यान जो होता है वो उधर ज़्यादा सीमित हो गया है। आप जो है चीज़ों का ट्रांजेक्शन से ज़्यादा आपको प्रोग्राम और डाटा पे कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस को इंडिपेंडेंट चेक करवाना पड़ेगा, यानी कि आपका इंटरनल ऑडिटर के अलावा एक्सटर्नल ऑडिटर भी आपको रखना चाहिए। उसके बाद कंपेयर जो होता है रिकॉर्ड फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि फिजिकली कंपेयर करना। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैकेनिज्म जो है वो बदल गया, इंटरनल कंट्रोल, तो इन सब चीज़ों पर इफेक्ट फाइनली आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल को कई प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, कई प्रकार से ऑब्जेक्टिव के आधार पे इंफॉर्मेशन सिस्टम को पीडीसी और कंपनसेटरी, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव और कंपनसेटरी कंट्रोल, ये 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव के आधार पर पीडीसी, कंपनसेटरी, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के आधार पर ईपीएल, आपका आईपीएल नहीं ईपीएल। ठीक है, तो ई से आपका हो गया इन्वायरमेंटल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के हिसाब से, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या फिर इंफॉर्मेशन एसेट्स से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा है, उसके लिए आपको उसको वातावरण से बचाना है, फिजिकल कोई एक्सेस ना कर जाए, और लॉजिकली उस पर कंट्रोल डालना है। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के आधार पर प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव एंड कंपनसेटरी कंट्रोल। फंक्शनल नेचर के हिसाब से इंटरनल अकाउंटिंग, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, इंटरनल अकाउंटिंग, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑडिट फंक्शन के हिसाब से ऑडिटर जो होगा आपका एमए पास होना चाहिए। ठीक है, आपका सीए नहीं होना चाहिए, एमए पास होना चाहिए। ठीक है, एमकॉम भी नहीं यहाँ पर। तो ठीक है, मैनेजरियल और एप्लीकेशन, तो यहाँ पर एम से मैनेजरियल और ए से एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम में मतलब देना एमए पास होना चाहिए, ये एमए यहाँ इसको इंडिकेट करता है। यहाँ पर ऑडिट फंक्शन के हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, आईएससी, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद हम लोगों ने कंट्रोल देखा था, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, और उसके बाद हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो इंटरनल कंट्रोल के बारे में चर्चा की थी। अब यहाँ पर वापस से इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के बारे में चर्चा आ रही है हमारी। ये चर्चा हमारी 1 घंटे तक लगभग चलेगी। ये हमारे नंबर ऑफ पेजेस में सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है, यानी कि इन सब बातों को हमको डिटेल में पढ़ना है। जब भी एग्जाम में आपको प्रेजेंट करने के लिए आएगा, मान लो आपको फंक्शनल नेचर के बेसिस पर आया, तो ये 3 छोटे छोटे पॉइंट को आपको लिख ही देना है, लेकिन फ्लो चार्ट बना के आप इसको भी इस तरह से प्रेजेंट कर दो कि ऑन द बेसिस ऑफ 4 तरीके से पीडीसी, कंपनसेटरी, इन्वायरमेंटल, फिजिकल और एक्सेस और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पर ऑडिट फंक्शन के हिसाब से मैनेजरियल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, तो ये अगर आपका इन सब में से कुछ भी आता है तो आप ये चार्ट बनाओगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, एक्सप्लेन अंदर अच्छे से कर पाओगे आप।
हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। पहले पढ़ना है प्रिवेंटिव कंट्रोल, फिर डिटेक्टिव कंट्रोल, फिर करेक्टिव कंट्रोल और उसके बाद कंपनसेटरी कंट्रोल के बारे में हमें पढ़ना है। प्रिवेंटिव कंट्रोल में हमें क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल में, एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है। तो क्या क्या प्रिवेंटिव कंट्रोल का एग्जाम्पल होता है और कैसे सेम पर्पस मैनुअल सिस्टम में भी सर्व होता है, तो ये बात हम लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव कंट्रोल का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या होता है। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल एक्चुअली में क्या होता है, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल एक स्ट्रक्चर या डिज़ाइन होता है ताकि एरर को, ओमिशन को या मलासियस को अक्रेंस के साथ जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, मतलब रोका जा सके, ठीक है। प्रिवेंटिव कंट्रोल जैसा कि नाम से जाहिर है, तो आपका कोई भी एक्ट जो होता है ये इनपुट का डिज़ाइन होता है। ये प्रिवेंटिव कंट्रोल ये क्या होता है, इनपुट का डिज़ाइन होता है। उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो एरर को, ओमिशन को या फिर मलासियस आपका कोई भी इंटेंशन के साथ आप पर अटैक करता है तो उसे बचा जा सके। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जो आपका प्रिवेंटिव कंट्रोल होना चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए। तो वीटी कंट्रोल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, तो आपने देखा था विक्टोरिया टर्मिनल पे अटैक हुआ था मुंबई में, ठीक है। तो यहाँ पर वीटी पे, तो वीटी स्टेशन के पास, ठीक है। तो यहाँ पर वीटी कंट्रोल, तो वहाँ पर प्रिवेंटिव कंट्रोल के लिए पुलिस लोग पहले से तैनात है प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वी से क्या हो गया, वल्नरेबिलिटी ऑफ एसेट्स जो होता है उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वल्नरेबिलिटी का पूरा समझ होना चाहिए। पहली कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वीकनेस है, उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। टी से क्या होता है हमारा, रिस्क से रिलेटेड जितने भी प्रोबेबल थ्रेट हो सकते हैं उसकी समझ होनी चाहिए। केवल वीकनेस नहीं समझना चाहिए आपका, वीकनेस से और जो भी रिस्क है आपका वीकनेस की वजह से उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो है उसका प्रोबेबल थ्रेट की आपको समझ होनी चाहिए। और कंट्रोल जो आपने समझा है उसके हिसाब से और जो भी रिस्क के बारे में आपने जाना है उसके हिसाब से आपका जो है वो प्रोबेबल थ्रेट के रिस्पेक्ट में आपका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए पता आपको, और उसको लगाना चाहिए। तो वल्नरेबिलिटी, थ्रेट और कंट्रोल। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, कुछ जनरल एग्जाम्पल है और कुछ टेक्निकल एग्जाम्पल है। जनरल एग्जाम्पल आपके अकाउंट से यानी कि अकाउंटिंग से रिलेटेड है, लेकिन टेक्निकल एग्जाम्पल आपको याद रखना है। टेक्निकल एग्जाम्पल जो है दोगे तो आपका एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक्सेस कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो फिजिकली एक्सेस करने के लिए भी सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो हम देखेंगे। उसके बाद फायरवॉल होना चाहिए। फायरवॉल आपको पता है, इस चैप्टर में भी पढ़ना है, वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे फायरवॉल क्या होता है। एंटीवायरस तो आपको ये पता ही है, पासवर्ड। और यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर वैलिडेशन एडिट चेक्स होना चाहिए, यानी कि कुछ भी डाटा में मॉडिफिकेशन किया जाए तो ये सिस्टम जो है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इनबिल्ट रहता है, यानी कि आपका कुछ भी एडिट करने के लिए जाओगे तो आपको वैलिड पर्सन ही उसको चेंज कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, इसमें जनरल एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर हम लोगों को ये एग्जाम्पल तो निश्चित तौर पर याद रखना है। उसके अलावा कुछ जनरल एग्जाम्पल जो है वो आपके अकाउंट से रिलेटेड हैं और कुछ कॉमन चीज़ें हैं, मतलब क्वालिफाइड पर्सनल को अपॉइंट करना आपका प्रिवेंटिव कंट्रोल है, ड्यूटी का सेग्रीगेशन करना इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन लेना ये भी प्रिवेंटिव है, जैसा कि आपको पता है बच्चों को देते हैं वैक्सीनेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना ये भी आपका जनरल में ही हमने डाला। उसके बाद जो होता है अप्रोप्रिएट बुक्स फॉर ए कोर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका सब्जेक्ट को या कोई भी सब्जेक्ट आप स्टडी मटेरियल से निश्चित तौर पे पढ़ो, तो अप्रोप्रिएट बुक को मैंने सजेस्ट किया क्योंकि मैं प्रिवेंट करना चाहता हूँ आपको फेल करने से, तो जनरल, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, यानी कि टाइम टू टाइम स्टाफ को ट्रेनिंग देते रहो। ट्रांजेक्शन का ऑथराइजेशन, तो ये सारे जनरल में आके। टेक्निकल में एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, एंटीवायरस, पासवर्ड, वैलिड एडिट चेक, वैलिडेशन ऑफ एडिट चेक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम लोग प्रिवेंटिव कंट्रोल में एक बात और पढ़ना है कि कैसे कैसे सेम पर्पस मैनुअल कंट्रोल में और कंप्यूटराइज में सर्व होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर बोलता है कि मैनुअल सिस्टम में और कंप्यूटराइज सिस्टम में अगर एंट्री इनटू प्रीमाइसेस, अगर प्रीमाइस में एंट्री करना है तो यहाँ पर आपको फिजिकल मैनुअल सिस्टम में क्या करोगे, यहाँ पर आपको गेट बनाना पड़ेगा और उस गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को बैठाना पड़ेगा। लेकिन यही काम अगर आप कंप्यूटराइज से करोगे, सॉफ्टवेयर से करोगे, सिस्टम से करोगे, आईटी से करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर एक्सेस कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर, स्मार्ट कार्ड या फिर बायोमेट्रिक्स डिवाइस सब वगैरह सब लगाना पड़ेगा। दूसरा बोलता है कि एंट्री इनटू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का पर्पस मैनुअल सिस्टम में क्या होगा कि सॉफ्टवेयर आपका जो कंप्यूटर है उसको सिक्योर्ड लोकेशन पे रखना है और केवल ऑथराइज पर्सन को कंप्यूटर तक एंट्री एक्सेस अलाउ करना है। और कंप्यूटराइज में कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पर
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। तो एक्सेस कंट्रोल के लिए आप यूज़र आईडी, पासवर्ड, स्मार्ट कार्ड, बायोमेट्रिक्स डिवाइस इन सबको लगाओ तभी एक्सेस कर पाए। तो एंट्री इनटू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो सेम पर्पस दोनों में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सके, जो आपके बॉक्स बना के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, जिसको मैंने आपको बताया। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल के बारे में। डिटेक्टिव कंट्रोल के बारे में हम लोग देखते हैं कि डिटेक्टिव कंट्रोल क्या होता है। ये भी एक इनपुट होता है ताकि जो आपका जो होता है इस कंट्रोल से आईटी प्रोफेशनल लोगों को मतलब कुछ इस तरीके से इनपुट का डिज़ाइन वो लोग करते हैं ताकि एरर को, ओमिशन को या मलासिस एक्ट को अकर होते के साथ रिपोर्ट करे, यानी कि डिटेक्ट करे, ढूंढ के दे दे। ये ठीक नहीं करता, ये खुद से करेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये ना प्रिवेंट करता है ना करेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है, ढूंढता है कि प्रिवेंट कहाँ पे फेल हो गया और किस जगह पे फेल होने के कारण से प्रॉब्लम आ गई, या क्या क्या प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं लगाया गया। तो कुछ तो ऐसा एरिया होगा जहाँ पर प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं होगा, तो उसको वो डिटेक्ट करता है, ढूंढता है प्रॉब्लम आने के बाद, मतलब अकरेंस के साथ, ठीक है। और प्री डिफाइंड सिस्टम को या प्री डिफाइंड पर्सनल को रिपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए डिटेक्टिव कंट्रोल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला पॉइंट हमारा लॉफुल, तो कानून की समझ होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी की समझ होनी चाहिए ताकि कुछ भी डिविएशन आ सके तो उसको रिपोर्ट कर सके। सेकेंड होता है रिपोर्ट, तो ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि सही टाइम पर सही पर्सन को या सही अप्रोप्रिएट पर्सन को या सिस्टम को रिपोर्ट किया जा सके। उसके बाद बोलता है कि इंटरैक्ट, तो यहाँ पर प्रिवेंटिव वालों से यहाँ पर इंटरैक्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि जो होता है रिस्क ट्रिगर करते के साथ प्रिवेंटिव वालों को हो देगा तो प्रिवेंटिव वाला अगले बार उस एरिया में भी प्रिवेंशन अपना लगाएगा, ठीक है। तो इंटरैक्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद सरप्राइज चेक का कैपेबिलिटी होना चाहिए। सरप्राइज चेक तो आपको पता ही है, तो उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे 4 पॉइंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल जनरल दिए गए हैं और कुछ जो है टेक्निकल एग्जाम्पल दिए गए हैं। जनरल एग्जाम्पल पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आपको प्रोडक्शन जॉब में चेक पॉइंट्स लगाना है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। डुप्लीकेट चेकिंग का मतलब डुप्लीकेट कैलकुलेशन ना हो जाए, 2 बार कैलकुलेट ना हो जाए, तो डुप्लीकेट चेकिंग कैलकुलेशन करना है। कोई भी इंटरेस्ट वगैरह सब 2 बार कैलकुलेट होकर गलत एंट्री ना हो जाए अकाउंट्स में। उसके बाद पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यहाँ पर डिटेक्टिव कंट्रोल का ही पार्ट है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप पीरियोडिक देते हो, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिविएशन आप निकालते रहते हो। इंटरनल ऑडिट, बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये सब जनरल में आ गया। टेक्निकल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं हैश टोटल। हैश टोटल क्या होता है? किसी भी इररिलेवेंट चीज़ों का टोटल हैश टोटल कहलाता है, ठीक है। मान लो कि आपके एम्प्लॉई का जो भी डाटा है उसमें कुछ गड़बड़ किया जाए, तो आपने क्या किया कि सबके टाइटल में जितने डिजिट होते हैं उस डिजिट को जोड़ करके आपने रखा हुआ है, टोटल करके रखा हुआ, मतलब ऐसे रिलेवेंट चीज़ों का टोटल जो दूसरे के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कुछ भी अगर उसमें गड़बड़ किया गया है, छेड़छाड़ किया गया, तो आप पकड़ सकते हो, उसको हैश टोटल बोला जाता है। इको चेक क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में जो हेलो हेलो करते हैं तो पी से बचता है ना, तो उसको इको सिस्टम कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम एक्चुअली ये होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है एरर मैसेज ओवर टैप लेवल, तो कम्युनिकेशन लाइन पर कोई टैप तो नहीं कर रहा है, तो उसका जो है एरर मैसेज आना चाहिए कि कुछ ना कुछ टैप हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, वायर टैपिंग वगैरह सब हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, IDS। ये आपको याद रखना है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ये आपको डिटेक्टिव कंट्रोल में याद रखना है। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम ये क्या होता है? तो जैसा कि विद्या बालन की मूवी कहानी की बारे में हमने चर्चा करी थी। विद्या बालन की मूवी कहानी में जब वो उस ऑफिस तक किसी के कंप्यूटर तक जो होता है IB ऑफिसर के कंप्यूटर को एक्सेस कर जाती है वो, तो IB ऑफिसर के कंप्यूटर को जैसे एक्सेस करती है उसके फ़ोन पे एक SMS आ जाता है जिससे वो समझ जाता है और गन लेके विद्या बालन को मारने के लिए दौड़ता है। तो उसको जो ये पता कैसे चलता है? क्योंकि उसमें इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया रहता है, ठीक है। तो ये आपको टेक्निकल एग्जाम्पल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको डिटेक्टिव कंट्रोल में आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो करेक्टिव कंट्रोल जो होता है एरर या फ्रॉड के इम्पैक्ट को कम करने या करेक्ट करने का मैकेनिज्म होता है। ये डिटेक्टिव कंट्रोल से इम्पैक्ट लेता है और प्रिवेंटिव कंट्रोल को रिपोर्ट करता है कि भैया हमको ये करेक्ट करना पड़ा, अगली बार से ऐसी गलती ना आए, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है करेक्टिव कंट्रोल। इसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्पैक्ट मिनिमाइजेशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आइडेंटिफाई करता है रूट कॉज को, प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करता है। उसके तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि डिटेक्टिव कंट्रोल में जो भी प्रॉब्लम मिला है, ठीक है, डिटेक्टिव वालों ने जो भी प्रॉब्लम दिया है उसका रेमेडी ये प्रोवाइड करता है करेक्टिव वाला। उसके बाद क्या है चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स? ये फीडबैक लेता है पिछले दोनों कंट्रोल से, यानी कि प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल से। उसको ठीक करने के बाद वापस से प्रिवेंटिव वालों को और डिटेक्टिव वालों को ठीक करके पूछता है कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं रह गया अभी भी। उसके बाद बोलता है कि करेक्टिंग एरर, ये एरर को ठीक करता है कि प्रॉब्लम आने का कारण जो होता है वो
क्या था, प्रॉब्लम के कारण के साथ उसको ढूंढ के ठीक करता है। उसके बाद वो ख्याल रखता है करेक्टिव कंट्रोल कि फ्यूचर अकरेंस ना हो, बाद में फिर प्रॉब्लम ना आए, फ्यूचर में फिर कभी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए प्रोसेसिंग सिस्टम को मॉडिफाई करता है। ठीक है, करेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम को मॉडिफाई करता है और फीडबैक भी देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, करेक्टिव कंट्रोल का बेस्ट एग्जाम्पल है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, BCP, याद रहे करेक्टिव कंट्रोल का बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा बैकअप प्रोसीजर, तो सभी डाटा को आपको बैकअप रखना है तो उसके लिए प्रोसीजर बनाई जाती है, चैप्टर नंबर 4 में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद रिटर्न प्रोसीजर, जब डिजास्टर आ गया और सब कुछ ठीक हो गया, कब कैसे रिटर्न करना है तो उसको रिटर्न प्रोसीजर बोला जाएगा। और चेंजिंग इनपुट वैल्यू, अगर आपके अकाउंट्स में कोई भी डाटा जो होता है वो इनपुट जो है आपने गलत डाल दिया था, ठीक है, इनपुट डॉक्यूमेंट में कोई गलती वगैरह होने की वजह से, ठीक है, 400 डालना था, मान लो वहाँ पे आपने गलत डाल के 4000 डाल दिया, तो उसको करेक्ट करना यानी कि चेंज करना। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए करेक्टिव कंट्रोल के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कंपनसेटरी कंट्रोल के बारे में। कंपनसेटरी कंट्रोल क्या होता है? ठीक है, तो कई कंस्टेंट के कारण जो होता है वो आप ठीक से कंट्रोल नहीं लगा पाते हो, सी से कंपनसेटरी और सी से कंस्टेंट्स। कई कंस्टेंट्स के कारण जो होता है वो कहीं कहीं हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप ठीक से कंट्रोल लगा ही पाओ, या फिर आपको कंट्रोल लगाना उतना फिजिबल नहीं लगता है, तो उसकी वजह से आपको कंपनसेटरी मेजर लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर कंट्रोल का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट को रिड्यूस करता है, नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कंपनसेटरी कंट्रोल में याद रखनी है। और एक सबसे खास बात की वन थिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग दिस कंट्रोल, एक चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल से रखना है। क्या दिमाग में रखना है, ये बात आपके स्टडी मटेरियल में हाईलाइट करके लिखा हो, इसलिए आपको याद रखना है। कॉस्ट ऑफ द लॉक शुड नॉट मोर देन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स इट प्रोटेक्ट्स। ठीक है, तो आपको कंपनसेटरी कंट्रोल का खर्चा इतना ही ना लग जाए कि जितना का संपत्ति आप बचाने रहे हो उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कंपनसेटरी कंट्रोल में जो आपका कंस्टेंट्स की वजह से आप ढंग से कंट्रोल नहीं लगा पाते हो, तो आपको जो होता है कंपनसेटरी मेजर लेते हो, और उस मेजर के लिए क्या क्या कंट्रोल एंड मैकेनिज्म होना चाहिए वो कंपनसेटरी कंट्रोल में आ जाएगा। जस्ट एक बार आप रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के नेचर के आधार पर कैसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका इन्वायरमेंटल कंट्रोल। मतलब क्या कि जैसे एलिमेंट ऑफ नेचर जैसे कि आग, बिजली, पानी, ठीक है, इन सब के कारण जो होता है डेंजर हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या फिर लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या बिजनेस ठप कर सकता है, तो उन सब पर प्रॉपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, उसको इन्वायरमेंटल कंट्रोल कहा जाता है। फिजिकल कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल ये हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं EPL के E के इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इशू एंड एक्सपोजर। सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इशू एंड एक्सपोजर। तो यहाँ पर एलिमेंट ऑफ नेचर को आपको एक वर्ड याद रखना है कि एलिमेंट ऑफ नेचर, हमेशा जो एलिमेंट ऑफ नेचर होता है वो नेचुरल डिजास्टर के कारण नहीं होता है, मैनमेड भी होता है। नेचर का एलिमेंट का यूज़ करके मैनमेड, अगर इंसान ने ही आग लगा दिया तो फिर क्या करोगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एलिमेंट ऑफ नेचर हो गया इसका मतलब जो है वो ऑटोमेटिक ही होगा, यानी कि नेचर की वजह से ही होगा। तो ये सारे डैमेज जो होंगे, डिस्ट्रक्शन जो होगा वो नेचर की वजह से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अदर इशू एंड रिवोल्यूशंस इंक्लूड्स, अदर इशू एंड रिवोल्यूशंस में क्या इंक्लूड हो सकता है। और दूसरा इन्वायरमेंटल कंट्रोल में हमें पढ़ना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल इशू एंड एक्सपोजर, कैटेगरी ऑफ IS रिसोर्सेज। आप IS रिसोर्स को कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हो इन्वायरमेंटल इशू एंड एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस कंट्रोल में फेलियर होगा तो इन सबको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कैटेगरीज ऑफ IS रिसोर्सेज पूछेगा तो हाइट्स पीपल, कैटेगरी ऑफ IS रिसोर्सेज पूछेगा तो आपको हाइट्स पीपल याद रखना है। फिलहाल हम लोग इन्वायरमेंटल कंट्रोल को डिटेल में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल इशू एंड एक्सपोजर में एलिमेंट ऑफ नेचर की वजह से, जैसे कि आग लगना, पानी आना, पावर वेरिएशन की वजह से डैमेज, डिस्ट्रक्शन, या फिर आपका प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, या फिर डस्ट वगैरह सब भी इन्वायरमेंटल में ही आ गया, जो सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर अदर इशू एंड रिवोल्यूशंस के बारे में, तो यहाँ पे एक तो एलिमेंट ऑफ नेचर हो गया और दूसरा अदर इशू एंड रिवोल्यूशंस के बारे में हो गया, ये बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको अदर इशू एंड रिवोल्यूशन में कैसे भी घुमा करके। तो अदर इन्वायरमेंटल इशू एंड रिवोल्यूशंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, मतलब कि क्या क्या इंक्लूड होगा, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को क्या क्या बेसिक बातें चेक करनी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल के अदर इशू एंड रिवोल्यूशंस के बारे में ऑडिटर को क्या क्या चेक करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर पावर सप्लाई जो होता है वो आपका कंपाइलर इक्विपमेंट में हमेशा बना रहे। कंपाइलर इक्विपमेंट में आपका कंप्यूटर वगैरह सब में आपका पावर सप्लाई हमेशा बना रहे, नहीं तो काम आपका ठप हो सकता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोटेक्शन, इसमें स्टैटिक रग और एंटी स्टैटिक स्प्रे, ये जो होता है बिजली के झटके से बचाता है। ठीक है, तो स्टैटिक रग और एंटी स्टैटिक स्प्रे जो है ये स्प्रे आपको बचाता है। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का
प्रोटेक्शन के बारे में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में बताया गया इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोटेक्शन, और इसमें क्या होगा कि एसी ह्यूमिडिटी के लिए जो कंट्रोल आपने लगाया है इलेक्ट्रॉनिक, या फिर वेंटिलेशन कंट्रोल सिस्टम जो लगाया है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से पूरा प्रोटेक्ट होना चाहिए, ताकि ना किसी को बिजली का झटका लगे ना वो सिस्टम फेल हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन द कंप्यूटर एरिया, ठीक है। कंप्यूटर रूम के आसपास जो है वो खाना पीना मना होना चाहिए, नहीं कि उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। ये अदर इशू एंड रिविलेशंस इसके बारे में बताए गए हैं। बैकअप मीडिया, क्या बैकअप मीडिया है उसको सही से इस्तेमाल करना है, सही आपका बैकअप होना चाहिए, सही सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। डस्ट स्मोक एंड अदर प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर क्या कंप्यूटर इक्विपमेंट को आपको डस्ट से, स्मोक से और ऐसे मैटर से प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर इक्विपमेंट या कंप्यूटर रूम में क्या क्या व्यवस्था की गई है, ये सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना एनवायरमेंटल में ही आ जाता है। जैसा कि मैंने बोला था कि पावर भी आएगा, उसके बाद जो डस्ट स्मोक एंड अदर प्रोटेक्शंस, ये सब बैकअप मीडिया, ठीक है, और उसके बाद खाना पीना मना है, ये सब भी इसमें अदर एरिया भी आ जाएगा। ऐसा नहीं, इन्वायरमेंटल कंट्रोल का स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है क्योंकि इन्वायरमेंटल कंट्रोल का स्कोप कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इसको आप इन्वायरमेंटल की कैटेगरी में डाल सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर एंड कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज में बी कैटेगराइज एज फॉलो। इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज को कैसे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, यानी कि आपको क्या करना है कि क्या क्या एक्सपोजर हो सकता है और कहाँ कहाँ कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल के लिए आपको एसेट्स को तो जाना जरूरी पड़ेगा सबसे पहले, रिसोर्सेज को, कि क्या आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज एक्चुअली है जिसपे इन्वायरमेंटल कंट्रोल का, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, यानी कि आग लगने का, बिजली के झटके का, और उसके बाद पानी का प्रॉब्लम, मतलब पानी से प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो सबसे पहले हमारा बात आता है हाइट्स का, एच बोले तो हार्डवेयर एंड मीडिया, हार्डवेयर एंड मीडिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी, इस क्या क्या सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी होगा। तो ये बोलता है कि फिजिकल प्रीमाइसेस, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, जितने भी कम्युनिकेशन के लिए आपको नेटवर्क वगैरह सबका कंपोनेंट्स चाहिए, राउटर वगैरह सब चाहिए। कैबलिंग डक्ट्स, कैबलिंग डक्ट्स क्या होता है, तो पाइप के अंदर जो बिजली का तार गया हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि पाइप में अगर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, अगर बिजली का झटका की वजह से आग भी लगता है तो उससे बच सकता है, ठीक है। तो ये कैबलिंग डक्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। पावर सोर्स, बिजली का सोर्स, हीटिंग एंड एयर कंडीशन, वेंटिलेशन, इन सब की व्यवस्था जो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होंगी इसके रिसोर्सेज में आ जाएगी, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, क्योंकि इन सब की वजह से ही जो होता है वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। तो इसकी वजह से इसको सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी में डाला गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को बचाना है आपको, क्योंकि इसमें भी आग लग सकती, जल जाएगा, या फिर इसमें पानी की वजह से ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सप्लाईज, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी मेंटेनेंस जो होगा, वो लोग आपको क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया होगा। लोगों को बचाना, तो ये तो सबसे पहला प्राइमरी रिसोर्स होता है, इसको तो पहले पॉइंट में ही लिखना चाहिए था, पीपल को, ठीक है। तो प्रीमाइसेस पर जो पीपल होंगे तो उसको आपको डिजास्टर से बचाना है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उनको, उनकी जान बचानी सबसे मुख्य रूप का आपका हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कुछ बातें। उसके बाद हम एक बात करते हैं कंट्रोल फॉर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर पर जो कंट्रोल होगा उसको हम लोग कई कैटेगरी में बांट सकते हैं कि आपका इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से कंट्रोल कैसे कैसे लगाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बोला पानी, तो वाटर में वाटर डिटेक्टर सिस्टम आपका होना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कंप्यूटर रूम होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में पानी अगर आ गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आपका आग का प्रॉब्लम भी आ सकता है, फायर भी आ सकता है, तो वाटर डिटेक्टर और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कंप्यूटर रूम्स ऐसा होना चाहिए। फायर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, हैंड हेल्ड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें पुल करके हाथ से दबा के हम लोग आग को बुझा सके। मैनुअल अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर सिस्टम, फायर सप्रेशन सिस्टम। फायर सप्रेशन सिस्टम जो होता है इसमें आपका सेंसर मशीन लगा हुआ रहता है, जो कि हीट से समझ जाता है कि आग लगने वाला, एक लेवल से जैसे हीट बढ़ा वो समझ जाता है कि आग लगने वाला है, और उसके हिसाब से वो जो होता है वो अपना काम चालू कर देता है, और खासकर अलार्म भी बजने लगता है। तो अभी हम लोग ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ये फायर सप्रेशन सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ड्राई पाइप, वाटर बेस्ड पाइप, हेलोन गैस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद रेगुलर इंस्पेक्शन, आपको रेगुलर इंस्पेक्शन भी जो होता है वो फायर डिपार्टमेंट लोग करेगा, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फायर प्रूफ वॉल्स होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। उसके तीसरा कैटेगरी आपका हो गया कंट्रोल फॉर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में, यहाँ पर पावर, तो इलेक्ट्रिक सर्ज प्रोटेक्टर, यूपीएस या जनरेटर होना चाहिए। अगर पावर चला गया तो क्या करोगे, पावर
फ्रॉम 2 सब स्टेशन, 2 सब स्टेशन से लेना चाहिए, ताकि जो है एक जगह का खराबी हो गया तो आपका पावर रुकेगा नहीं। इमरजेंसी ऑफ यानी कि मेन स्विच होना चाहिए इमरजेंसी में ऑफ करने के लिए। वायरिंग प्लेस इन पैनल एंड कंड्यूट, तो वायरिंग जो होगा आपका, वायरिंग के कारण अगर पावर में वेरिएशन आया तो फायर भी, आग भी लग सकता है, ठीक है। तो वायरिंग जो होगा वो पैनल एंड कंड्यूट के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद कुछ जनरल हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन कंप्यूटर एरिया, कंप्यूटर रूम में आपका खाना पीना, स्मोक करना ये सब मना हो। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर, इमरजेंसी आ गया तो कैसे कैसे एग्जिट करोगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सारे कुछ कंट्रोल फॉर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टडी मेटल के ऑर्डर में वाटर डिटेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि भले ही आपका अपर फ्लोर पर कंप्यूटर रूम क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आपका वाटर डिटेक्टर लगा होना चाहिए और वो भी अलार्म वाला लगा होना चाहिए। दूसरा बोलता है हैंड हेल्ड फायर एक्सटिंग्विशर, तो हैंडल फायर एक्सटिंग्विशर जो कैलकुलेटेड लोकेशन पे होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेटेड लोकेशन पे होना चाहिए। और आपका हैंडल फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो पुल करके जो आग बुझाने का उसमें सिस्टम होना चाहिए। और एटलीस्ट जो होता है आपको ईयरली, कम से कम साल में एक बार इस सिस्टम को इंस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से ये पड़ा पड़ा ख़राब ना हो जाए। मैनुअल फायर अलार्म, हैंड पुल सिस्टम के साथ फायर अलार्म को बजाने का जो है वो मशीन अवेलेबल होना चाहिए स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन लोकेशन पे। स्मोक डिटेक्टर अबव एंड बिलो, यहाँ पर जो होगा मतलब ऊपर की ओर छत में और नीचे की ओर भी आपका जो होता है स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए, ताकि धुएं को समझ जाए जिससे आग लगने वाला है उसको आपको पता होना चाहिए, यानी कि फ्लोर पर और रूम के छत के एरिया सब में भी लगा होना चाहिए। ये हमारा मुख्य रूप से पढ़ने का मुद्दा फायर सप्रेशन सिस्टम। इसमें एक सेंसर लगा हुआ होता है जो हीट को समझ जाता है कि आग लगने वाला, हीट के एक लेवल से ऊपर बढ़ा तो, और अपने आप अलार्म बज उठता है और अपने आप अलार्म बज उठता है और उसके बाद ऑटोमेटिक एक्शन लेना चालू कर देता है। इसका 3 तरीके का ये होता है, एक ड्राई पाइप फायर सप्रेशन सिस्टम, दूसरा वाटर बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम, और तीसरा हेलोन गैस होता है, ठीक है। तो ये गैस होता है जो हवा से ऑक्सीजन को खींच लेता है और जैसे ही हवा से ऑक्सीजन को खींचेगा तो आग बुझ जाएगा। ऐसा कि आपको पता है कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर ड्राई पाइप, तो यहाँ पर पाइप में जो होता है वो हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो पानी भरा हुआ रहता है, जैसे ही आपका हीट एक लेवल से बढ़ा ये अपना ऑटोमेटिक अलार्म बजा इसका और ऑटोमेटिक एक्शन जो पानी से मतलब पानी निकलने लगेगा आग बुझाने को और पानी आग को बुझाएगा, ठीक है। तो ये सेंसर मशीन के कारण ये काम होगा। अभी सॉरी, ये वाटर बेस्ड वाला होता है, इसमें पानी हमेशा भरा हुआ रहता है, वाटर बेस्ड सिस्टम है। सॉरी, मैंने पहले इसको बोला वाटर बेस्ड, पहले हमें बोलना चाहिए। तो क्योंकि पानी एनी टाइम भरा रहता है तो इसमें लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है और लीकेज होने की वजह से डॉक्यूमेंट्स खराब हो सकता है बिना मतलब का खाली पीली का। तो इसकी वजह से ये वाटर बेस्ड सिस्टम उतना पॉपुलर नहीं है। ड्राई पाइप में पानी तब आता है, सिस्टम तो सेम काम करता है लेकिन ड्राई पाइप में पानी तब आता है जब यहाँ पर आपका अलार्म बजता है, यानी कि हीट सेंसर मशीन उसको जब अलाउ करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, तभी इसमें पानी आता है, ठीक है। और हेलोन गैस, तो एक में क्या होता है कि पानी की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें गैस बढ़ा हुआ रहता है इस सप्रेशन सिस्टम में। और ये क्या होता है कि जैसे ही आपका हीट एक लेवल से बढ़ता है ऑटोमेटिक अलार्म बजता है और ऑटोमेटिक एक्शन से हेलोन गैस निकलना चालू हो जाता है, जो कि हवा से जो होता है खींच लेता है मतलब ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से आग बुझ जाता है। लेकिन हेलोन गैस की सबसे खराबी ये होती है कि ये ओजोन परत को डैमेज करता है, ठीक है, ओजोन को परत को डैमेज करता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंप्यूटर रूम्स, तो मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग है उसमें कंप्यूटर रूम जो होता है ऐसा नहीं है टॉप फ्लोर पे या फिर एकदम लोअर फ्लोर पे होना चाहिए। वो जो होता है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जो होता है कि आपका ग्राउंड फ्लोर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कंप्यूटर रूम। तो ये बात यहाँ पर बोलता है। रेगुलर इंस्पेक्शन बाय फायर डिपार्टमेंट, कम से कम साल में एक बार जो होता है फायर डिपार्टमेंट को रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए, कानून में ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। फायर प्रूफ वॉल्स, फ्लोर, और उसके बाद जो होता है कंप्यूटर रूम के आसपास जो फायर प्रूफ चीज़ें लगी होनी चाहिए, दीवार वगैरह सब, तो ताकि जो होता है कंट्रोल कर सके या ब्लॉक कर सके आग को फैलने से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्ज प्रोटेक्टर, तो पावर स्पाइक से बचने के लिए इलेक्ट्रिक सर्ज प्रोटेक्टर ऐसा होना चाहिए। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था इलेक्ट्रिक सर्ज प्रोटेक्टर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूपीएस या फिर जनरेटर। तो आपका अगर मान लो बेसिक ऑपरेशन को आपका अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो आप बेसिक काम को सेव भी नहीं कर पाओगे, यानी कि बेसिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक चलती रहे। इसकी वजह से यूपीएस और जनरेटर का सिस्टम होना चाहिए ताकि अचानक से बिजली का प्रॉब्लम आ जाए तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पावर लीड्स फ्रॉम 2 सब स्टेशन, तो यहाँ पर ताकि लाइट अगर कट भी हो जाए तो एक जगह से आपको लाइट दूसरी जगह से आने लगे, तो यहाँ पर आपका डैमेज ड्यू टू पावर कट जो होगा वो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच। इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच क्या होता है? स्टैटिक लोकेशन पर एक मेन स्विच होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आप उसको ऑफ कर सको। उसके बाद बात करते हैं राइटिंग प्लेस में इलेक्ट्रॉनिक पैनल और वायरिंग। तो वायरिंग क्या होता है कि बोलता है कि वायरिंग जो होता है वो आपका
पाइप के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पैनल और कंड्यूट के अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, आग लगेगा नहीं तो आग के अकरिंग से और उसके बाद उसको स्प्रेड होने से, आग को फैलने से रोकेगा। अगर मान लो कि बिजली के झटके के कारण, पावर स्पाइक के कारण आग लग भी गया तो ऐसा यहाँ पर ये आपका वायरिंग प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल पैनल एंड कंड्यूट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रोहिबिशन अगेंस्ट ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग विद इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी जहाँ पर होगी वहाँ पर आपके एंट्री डोर पर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि भैया अंदर खाना पीना, स्मोक करना ये सब मना है, या फिर आसपास में कहीं होना चाहिए, मार्क होना चाहिए, फोटोग्राफ के थ्रू बताया होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिस्टम होना चाहिए आपका। फायर रेजिस्टेंट ऑफिस मटेरियल, जितने भी आपका जनरल ऑफिस मटेरियल जो होते हैं, खासकर जो फाइल वगैरह सब इंपॉर्टेंट होता है, वो फायर प्रूफ होना चाहिए, मतलब कि आग लग भी जाए तो वो फाइल के अंदर की चीज़ें सुरक्षित रह जाए इसकी वजह से। तो ये बोलता है डॉक्यूमेंट एंड टेस्टेड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। इमरजेंसी एग्जिट के लिए ये प्लान जो होता है डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जो कि हम लोग बीसीपी एंड डीआरपी में डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के बारे में। हमारा मुख्य मुद्दा क्या होता है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो टेंजिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज जो होता है उसको सुरक्षित रखना, और इंटेंजिबल रिसोर्सेज जो होता है सॉफ्टवेयर वगैरह आपका, वो भी टेंजिबल पर मतलब स्टोर रहता है, उसको प्रोटेक्ट करने का जो सिस्टम होता है उसको फिजिकल एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। यानी कि एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का, चाहे वो एसेट्स कैसा भी हो, इन्फॉर्मेशन एसेट्स हो तो वो जाहिर सी बात है कि इन्फॉर्मेशन आपका सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव किसी में रहेगा तो उसको भी सुरक्षा करना जो होता है, या फिर कोई आपका रिसोर्सेज है, कोई मशीन है, कोई भी चीज़ है जो फिजिकली जिसका एग्जिस्टेंस है, तो उसकी सुरक्षा करना जो होता है वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। उसको सिक्योर एरिया में रखना, सीसीटीवी कैमरा लगा के मॉनिटर करते रहना, ऑथराइज एक्सेस सिस्टम प्रोवाइड करना, ये सारे तरीके जो होते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के लिए अपनाए जाते हैं। मतलब फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल या प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन होता है पॉसिबल पाथ का, जो कि आईएस रिसोर्सेज तक एक्सेस या फिर सर्विस या फैसिलिटी तक एक्सेस करना अलाउ कर सकता है। जितने भी पॉसिबल पाथ होते हैं उस पर कंट्रोल लगाना फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बात करते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में इशू एंड एक्सपोजर के बारे में। फिजिकल एक्सेस इशू एंड एक्सपोजर के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इशू ऑफ एक्सपोजर के बारे में देखेंगे कि अगर वायोलेशन ऑफ पाथ हो गया, अगर वायोलेशन पाथ का वायोलेशन हो गया, ये जो पाथ है आपका पॉसिबल पाथ, उसका वायोलेशन अगर हो गया तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या उसका परिणाम हो सकता है, चाहे वो वायोलेशन इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली हो, ठीक है। उसके बाद पॉसिबल परपेट्रेटर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कि पॉसिबल परपेट्रेटर्स हो सकते हैं। फिजिकल एक्सपोजर, अदर एरिया ऑफ कंसर्न, फिजिकल एक्सपोजर में और क्या क्या एरिया ऑडिटर्स आपको कंसर्न में कंसिडर करना है, ठीक है। फैसिलिटी दैट नीड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव, कौन कौन से ऐसे फैसिलिटीज होते हैं जो ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से, ऑडिटर की इच्छा के अनुसार उनको जो होता है प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऑडिटर को क्या क्या बोलना है आपको एज ए ऑडिटर कि भाई फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इन सब चीज़ों पे आपको लगाना है, या फिर आप जब वेरीफाई करने के लिए जाओगे तो आप ये देखोगे कि उस पर लगाया है या नहीं लगाया है। तो इतनी सारी बातों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल एक्सेस इशू एंड एक्सपोजर के बारे में। यहाँ पर बोलता है कि रिजल्ट ड्यू टू एक्सीडेंटल और इंटेंशनल वायोलेशन ऑफ एक्सेस पाथ, फिजिकल एक्सेस पाथ का एक्सीडेंटल या इंटेंशनल वायोलेशन हो जाए तो क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। तो पहला बोलता है कि आपका यहाँ पर हो सकता है एब्यूज़, डाटा प्रोसेसिंग रिसोर्सेज जो है उसका एब्यूज़ हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपका रिसोर्सेज जो होगा वो करप्ट कर सकता है, कुछ गलत फ़ायदा उठा सकता है, कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है, ठीक है। दूसरा आपकी चोरी, पैसों का गबन वगैरह सब हो सकता है। तीसरा इक्विपमेंट या डॉक्यूमेंट डैमेज कर सकता है, वेंडलिज्म हो सकता है या थेफ्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होता है वो पब्लिक को डिस्क्लोज हो सकता है, जैसे कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपका पब्लिक को डिस्क्लोजर हो सकता है। और उसके बाद लास्ट वाला बोलता है कि अनऑथराइज एंट्री, अनऑथराइज एंट्री हो सकती है आपके सिस्टम में। ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन है तो थोड़ा जल्दी हमें चलना पड़ेगा। पॉसिबल परपेट्रेटर्स, यहाँ पर ये बोलता है कि परपेट्रेटर्स जो होते हैं वो कोई एम्प्लॉय ही हो सकते हैं, ठीक है। कौन से एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो कि एक्सीडेंटली इग्नोरेंट है, कोई एम्प्लॉय गलती से अनजाने में रूल तोड़ दिया, पाथ का वायलेशन हो गया, या फिर एडिक्टेड टू सब्सटेंस या फिर गैम्बलिंग है, ठीक है। किसी गलत खान पीन की आदत है उसको, या फिर जुआ वगैरह सब खेलता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या बोलता है डिसकंटेंटेड, तो यहाँ पर डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय है। ये जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाइड है, अपने जॉब से खुश नहीं है, अपनी कंपनी से खुश नहीं है। या फिर बोलता है कि एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल या फिर इमोशनल प्रॉब्लम, तो उसका हर्ट हो गया है, ठीक है, ईगो हर्ट हो गया है। या फिर बोलता है कि उसको पैसों की प्रॉब्लम है, तो वो ऐसे परपेट्रेटर हो सकते हैं। फॉर्मर एम्प्लॉय, क्योंकि इनको भी पता होता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, तो ये लोग भी फॉर्मर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। इंटरेस्टेड और इन्फॉर्म्ड आउटसाइडर्स,
तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, इन्फॉर्म आउटसाइडर है, उसको अंदर के लोग ही उसको लीक कर देते हैं जानकारी, ठीक है। तो वो हो गए नोटिफाइड फॉर टर्मिनेशन, जिसको मिल चुका है नोटिफिकेशन कि भाई आपको अब जॉब से निकाला जाएगा, या फिर जो स्ट्राइक पे हैं जो लोग, वो लोग जो होते हैं पॉसिबल परपेट्रेटर हो सकते हैं कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर बोलता है कि उनको डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है या उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, उनका उसको डर है। तो ये लोग ऐसे बंदे होते हैं जो पॉसिबल परपेट्रेटर्स हो सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोलता है कि अदर एरिया ऑफ कंसर्न इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, मतलब जब आप एक्सपोजर को ड्यू टू वायलेशन ऑफ फिजिकल पाथ, क्या क्या एक्सपोजर हो सकता है उसको कंसिडर करते रहोगे, तो क्या क्या एरिया ऑफ कंसिडरेशन जो है आपको ध्यान में रखना है, अदर एरिया ऑफ कंसिडरेशन। तो पहला आपका आता है हार्डवेयर के बारे में, फिजिकल एक्सेस है तो हार्डवेयर के बारे में विशेष रूप से आएगा, और दूसरा कंप्यूटर या इक्विपमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर हार्डवेयर में बोलता है कि अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए किस एक्सटेंट तक आपका कंट्रोल लगाया गया है, तो ये हार्डवेयर फैसिलिटी के एरिया को जो आपको कंसिडर करना है। दूसरा हार्डवेयर फैसिलिटी में हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यहाँ पर बोलता है कि क्या बोलते हैं, कोई भी फोर्स्ड एंट्री ना कर दे, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फोर्स्ड एंट्री। कोई बोलता है कि जबरदस्ती नहीं एक्सेस कर सके, फिजिकल एक्सेस पाथ का वायलेशन ना कर सके, ठीक है। तो इस एरिया को कंसर्न करना है आपको, ठीक है। और कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर लॉक या अदर सिस्टम सिक्योरिटी के लिए लगाई होनी चाहिए, अच्छा लॉक या अदर सिस्टम लगा हो ताकि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स और सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो सुरक्षित रहें। फिर बोलता है कि ऑथराइजेशन मैकेनिज्म टू रिमूव, अगर कंप्यूटर या उसके किसी पार्ट्स को रिमूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है किसी भी कारण से, तो उसका ऑथराइजेशन मैकेनिज्म जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारे अदर एरिया ऑफ कंसर्न हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फैसिलिटी दैट नीड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैसिलिटी होते हैं जिसको फिजिकली प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, जिसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पहला कैटेगरी है कम्युनिकेशन लाइन एंड इट्स इक्विपमेंट, उसके बाद स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन लाइन में आपका क्या हो गया कि ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से भैया इन सब चीज़ों पे फिजिकल कंट्रोल लगाओ, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल पे, कम्युनिकेशन एंड इट्स इक्विपमेंट इस एक कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन कौन सा आएगा, तो कम्युनिकेशन का चैनल हो गया, डेडिकेटेड टेलीफोन या टेलीफोन लाइन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ऑपरेटर कंसोल एंड टर्मिनल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे होंगे, उस पर ध्यान देना है आपको। स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा हो गया कंप्यूटर का रूम, कंप्यूटर रूम वो सुरक्षित होना चाहिए फिजिकल एक्सेस से। डिस्पोजल साइट, जहाँ पर आप जो हैं डिस्पोज करते हो, जो कि जैसे कि हार्ड डिस्क जो है पुराना हो गया तो आप फेंक देते हो तो उससे कोई यहाँ पर निकाल ना सके डाटा को। ऑफसाइट बैकअप फाइल और स्टोरेज फैसिलिटी, पावर सोर्स, प्रोग्रामिंग एरिया, उसके बाद स्टोरेज रूम, और जितने भी आपके टेप लाइब्रेरी या फिर टेप डिस्क लाइब्रेरी या फिर मैग्नेटिक मीडिया जहाँ पे आप स्टोर करते हो, वो सारी चीज़ें सुरक्षित रहनी चाहिए ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट में आ गया आपका, यहाँ पर बोलता है कि कंप्यूटर में आ गया आपका फ्रंट एंड प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने होंगे आपके, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर सब होंगे। उसके बाद ऑन साइट एंड रिमोट प्रिंटर सारी चीज़ें सुरक्षित रहनी चाहिए आपकी। पोर्टेबल इक्विपमेंट जिसको उठा के कोई ले जा सकता है वो सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये सारे एरिया जो है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस 3 कैटेगरी को आप याद रखो, उसके बाद इसमें खुद ही आप अपने मन से लिख सकते हो, बस आप इसको पॉइंट में कैटेगराइज करके डाल सकते हो। द फैसिलिटीज दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव आर एज फॉलोज। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल फॉर फिजिकल एक्सेस एक्सपोजर। कहाँ कहाँ फिजिकल एक्सेस एक्सपोजर में आपको कंट्रोल लगाना चाहिए होगा, तो कंट्रोल ऑन डोर, दरवाजे पर कंट्रोल होना चाहिए। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, फिजिकल एक्सेस एक्सपोजर पर कंट्रोल। एक्सपोजर मतलब क्या, अगर आपका थ्रेट मेटलाइज हो गया तो किस एक्सटेंट तक लॉस होगा, तो ई रिलेशन आ जाता है, किस एक्सटेंट तक लॉस होगा उसको एक्सपोजर बोलते हैं। तो लॉक ऑन डोर, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, लॉगिंग ऑन फैसिलिटी और अदर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस, अदर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल्स फॉर द फिजिकल एक्सेस एक्सपोजर। लॉक ऑन डोर्स की बात करते हैं, 4 प्रकार के लॉक हमें बताए गए हैं। उसके बाद फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम में 3 तरीके का आइडेंटिफिकेशन बताया गया है। लॉगिन फैसिलिटी में मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। अदर मीन्स में 12 टाइप और मेथड बताए गए हैं अदर में। तो कंट्रोल ओवर फिजिकल एक्सेस एक्सपोजर, याद रहे कि एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी होता है। फिजिकल एक्सेस एक्सपोजर पर कंट्रोल, ठीक है, फिजिकल एक्सेस पर कंट्रोल नहीं, यहाँ पर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल नहीं, एक्सपोजर पर कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस एक्सपोजर पर कंट्रोल। तो लॉक ऑन डोर, लॉक ऑन डोर में सबसे पहले हमारा आता है कि दरवाजे पर आपको लॉक लगाना है, वो 4 तरीके से लगा सकते हो। सीफर लॉक या फिर कॉम्बिनेशनल लॉक भी इसको कहा जाता है, साइफर लॉक भी बोल सकते हो या सीफर लॉक या फिर कॉम्बिनेशनल लॉक, ठीक है।
कुछ लोग साइफर लॉक बोलते हैं, कुछ लोग सिफर लॉक बोलते हैं, ठीक है, या कॉम्बिनेशनल लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि दरवाजे पर या फिर मतलब दरवाजे के पास एक 10 डिजिट का पैनल लगा हुआ रहता है, जैसे आपके एटीएम मशीन के अंदर 10 डिजिट का पैनल लगा रहता है, उसमें से ऑथराइज पर्सन जो अपना 4 डिजिट का वैलिड नंबर टाइप करता है तो प्री डिफाइंड पीरियड के लिए 10 से लेकर 30 सेकंड के लिए दरवाजा खुल जाता है, वो प्रवेश कर जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया सिफर या फिर कॉम्बिनेशनल लॉक। उसके बाद बोल्टिंग डोर लॉक्स। बोल्टिंग डोर लॉक्स क्या होता है, ये एक स्पेशल मेटल की दिया जाता है ऑथराइज पर्सन को, जो कि एक यूनिक की होता है, जो उसी यूनिक की से दरवाज़ा खुलेगा। तो वो जो मेटल की होता है वो बोल्टिंग डोर लॉक्स का सिस्टम कहलाता है। ये आपका ये की खोना नहीं चाहिए, गलत आदमी के हाथ नहीं लगना चाहिए। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स क्या होता है, तो ये बोलता है कि मैग्नेटिक या चिप होता है, मैग्नेटिक होता है या चिप होता है, चिप बेस्ड कार्ड होता है या टोकन होता है, चिप बेस्ड कार्ड या टोकन, जैसे कि मेट्रो में इंटर करने के लिए आप करते हो, ठीक है। जो मतलब जिसको एक डिवाइस प्रॉपर जो उसका स्पेसिफाइड डिवाइस होता है उसको रीड करता है और इंटरनली कोड को रिकॉर्ड भी कर लेता है, रीड करने का स्टोर भी कर लेता है और तब एंट्री अलाउ कर देता है। आप उसके पास आपका इंटर करने का और एग्जिट करने का दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। बायोमेट्रिक डोर लॉक्स क्या होता है, तो बायोमेट्रिक डोर लॉक्स क्या होता है, तो जहाँ पर ये ज़्यादा एक्सट्रीम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला सिस्टम होता है, क्योंकि ये यूनिक बॉडी फिगर जैसे आवाज़ को, वॉइस को, आई रेटिना को, फिंगरप्रिंट को, ठीक है, उस चीज़ों को जो होता है वो रीड करके तब एंट्री अलाउ करता है। तो बायोमेट्रिक डोर लॉक्स में आपका फिजिकल जो होता है, फिजिकल बॉडी फीचर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, चाहे आपका आई रेटिना हो या फिंगरप्रिंट्स हो वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज आता है कि फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स ओवर बोल्टिंग एंड कॉम्बिनेशनल लॉक। मैंने बोला था ना कॉम्बिनेशनल लॉक, ये वर्ड आप याद रखो, ठीक है। तो सिफर लॉक्स के लिए आप जो है कॉम्बिनेशनल वर्ड याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि बोल्टिंग एंड कॉम्बिनेशनल के कंपैरिजन में क्या क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज हैं इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स के। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एडवांटेज है स्पेशल इंटरनल कोड। स्पेशल इंटरनल कोड के कारण करेक्ट इंडिविजुअल को पहचान लेता है। इंटरनल कोड इसमें होता है जिसको कोई बदल नहीं सकता है, वो वहाँ क्रिप्टोग्राफी फॉर्म में होता है। नीड बेस्ड रेस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पर बोलता है कि ये मतलब क्या बोलता है, स्पेशल सेंसर डिवाइस होता है जो हर एक इंडिविजुअल के प्री डिफाइंड नीड को और जो उसको काम एलोकेट किया गया है, मतलब जितना हद तक उसको रिसोर्सेज का इस्तेमाल जिस हद तक अलाउ किया गया है उतने ही के लिए आप जो होते हैं उस इंडिविजुअल को मतलब ऑथराइज पर्सन पर भी वो नज़र लगा के टिका के रखता है कि अंदर जाने के बाद भी वो कुछ गड़बड़ ना कर पाए, तो उसके एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। और टाइम पीरियड अगर स्पेसिफाइड होता है तो उसी के अकॉर्डिंगली एक्सेस अलाउ करता है, मतलब 15 मिनट के अंदर में आप यूज़ कर सकते हो तो इतना कर सकते हो, तो जैसे कर दिया, ठीक है। तो नीड बेस्ड रेस्ट्रिक्शन, रिड्यूस डुप्लीकेशन, तो बोलता है कि डुप्लीकेशन की डिग्री रिड्यूस होती है, कंट्रोल रिडेंडेंसी जिसकी वजह से कम होता है। ईजी डीएक्टिवेशन, एम्प्लॉई अगर टर्मिनेट हो गया या कार्ड खो जाता है तो आसानी से डीएक्टिवेट किया जा सकता है। अलार्म, कोई इनवैलिड या डुप्लीकेट एक्सेस करने की कोशिश करता है, डुप्लीकेट कार्ड बना कर, तो अलार्म बज उठता है जिससे सिक्योरिटी वाले अलर्ट हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और इशूइंग बॉडी इन्वॉल्वमेंट इन सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं यानी कि कार्ड को इशू करने वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म में। इसकी वजह से पूरा का पूरा कार्ड वगैरह सब सिक्योर रहता है। तो ये सारे कुछ खासियत होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, ज़्यादा कुछ खासियत हो गए। इसके अलावा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन में एक पिन नंबर होता है, दूसरा पिन नंबर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दूसरा प्लास्टिक कार्ड, ठीक है, और तीसरा स्पेशल आइडेंटिफिकेशन बैजेस, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि सबसे पहले पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पर ये एक सीक्रेट नंबर दिया जाता है इंडिविजुअल को जिसको वो प्रॉपर डिवाइस में इंटर करने के बाद खुद को ऑथेंटिकेट करता है ट्रांजैक्शन के लिए। तो आपका एटीएम का पिन होता है, आपको देने वाला कौन, तो बैंक आपको देती है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्रेट नंबर दिया जाता है, उस नंबर को आप चेंज कर सकते हो बाद में, लेकिन नंबर देने वाला स्टार्टिंग में अलॉट करने वाला कोई ना कोई होता है तो वो पिन होता है। दूसरा आपका हो गया प्लास्टिक कार्ड, अगर पासवर्ड होता है तो पासवर्ड आप खुद जनरेट करते हो। दूसरा है आपका प्लास्टिक कार्ड, तो यहाँ पर बोलता है कि कस्टमर जनरली सुपरमार्केट में या फिर कोड कार्ड आपको थमा देता है कि पॉइंट्स वगैरह सब देने के लिए, तो वही प्लास्टिक कार्ड्स होता है, इसको आपको केवल संभाल के रखना है। स्पेशल आइडेंटिफिकेशन बैजेस, तो जैसे अगर मान लो किसी बड़ी फैक्ट्री में आप जाना चाहते हो तो पर्सनल, अगर आप स्टाफ पर्सनल हो या फिर विजिटर हो तो फैक्ट्री में जाने से पहले आपके हाथ में अलग अलग कार्ड को थमा दिया जाता है, ठीक है। जैसे ग्रीन कार्ड हो गया विजिटर के लिए, फिर जो वहाँ पर क्लीनर्स होंगे उसके लिए येलो कार्ड हो गया मान लो, फिर जो वहाँ के एम्प्लॉई होंगे उसके लिए रेड कार्ड होगा मान लो, ठीक है। तो वैसे ही जो होता है स्पेशल आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग कार्ड, और कभी कभी कार्ड पे जो होता है वो उसका आईडी भी चिपका हुआ रहता है, फोटो वगैरह सब भी लगा हुआ रहता है। तो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन बैजेस, ये 3 प्रकार का फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम जो है वो हमने देखा।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लॉगिन ऑन फैसिलिटी। तो लॉगिन मतलब क्या होता है, लॉग मेंटेन करता है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल आने का लॉग, कॉल जाने का लॉग, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा रहता है वो मैनुअल लॉगिंग हो गया, जो कि आपको रजिस्टर में सब कुछ मेंटेन करवाता है। सारे विजिटर्स को विजिटर लॉग में अपना पूरा डिटेल रखना पड़ता है कि भैया किससे मिलने के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और वैलिड आईडी प्रूफ दिखाकर जो है वो एंट्री अलाउड परमिट हो जाता है उसको। तो ये मैनुअल लॉगिंग हो गया। इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग जिसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग बोलो तो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक का फीचर्स जैसे इस्तेमाल करता है, ठीक है, जिससे लॉग जो होता है वो पूरा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है अपने आप, और साथ में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है और नोटिफिकेशन हाईलाइट भी होते रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग वो हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस। फिजिकल एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए अदर मीन्स क्या क्या होंगे, तो वीडियो कैमरा आपको पता ही है, सिक्योरिटी गार्ड आपको पता ही है, जस्ट रीड कर लो। कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस, तो यहाँ पर विजिटर के साथ साथ यहाँ पर कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस क्या हो गया, जैसे कि अगर आप संसद भवन में घूमना चाहते हो तो वहाँ के जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं अंदर में काम कर रहे हैं, वो आपके अंकल हैं मान लो, तो वो आपके साथ साथ अंदर में जाके संसद भवन में आपको दिखा सकते हैं, आप अकेले नहीं जा सकते हो, तो उसको कंट्रोल विजिटर एक्सेस बोलते हैं। यानी कि किसी को साथ में थमा दो, कोई रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय को, ठीक है, और रास्ते में भी वो उसके साथ ही रहेगा, वही उसको देखते रहेगा, कुछ गड़बड़ ना करे। बॉन्डेड पर्सनल, तो उसे बॉन्ड साइन करवा लेते हैं, मतलब ताकि कुछ एक्सटेंट तक हम लोगों का फाइनेंशियल लॉस जो होता है उसको रिकवर करवा पाएँ। डेडमैन डोर लॉक्स, डेडमैन डोर लॉक्स क्या होता है, तो यहाँ पर बोलता है कि पेयर्स ऑफ डोर होता है जो कि एंट्री अलाउड के बाद एक बंद हो जाता है। जैसे मोगैम्बो खुश हुआ वाली मूवी में, जैसे ही मान लो कि या फिर शाकाल वाली मूवी में इंटर करता है एक दरवाजे के अंदर, तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, फिर दूसरे दरवाजे के अंदर इंटर होता है तो वो पीछे वाला दरवाज़ा खुल जाता है। तो डेडमैन डोर में केवल 2 दरवाजे होते हैं, तो पेयर्स ऑफ डोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव फैसिलिटी, तो जो आपका सेंसिटिव फैसिलिटी है उसको एक्सपोज मत करो। रूम या फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है जिसमें क्या होता है कि इंडिकेशन हुआ रहता है कि कौन सा चीज़ किस लोकेशन पे है, तो केवल जनरल लोकेशन का वहाँ पर आप नक्शा बना के डालो, लेकिन वहाँ पर जो सेंसिटिव आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ पर सिक्योर्ड है उन सब चीज़ों को आप जो है एक्सपोजर करो ही मत, ठीक है, ताकि वहाँ तक पहुँचना आसान ना हो। कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, कंप्यूटर टर्मिनल लॉक क्या होता है, तो आपका जो है अनऑथराइज पर्सन ऑन ना कर पाए इसकी वजह से ये लॉक होता है, कंप्यूटर टर्मिनल पे लगाया हुआ रहता है। कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट, एंट्री करने का रास्ता मात्र एक होना चाहिए जिस पर रिसेप्शनिस्ट को बैठा के, या रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है जनरली, ठीक है, तो वो कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट। उसके बाद अलार्म सिस्टम, तो ये आपको पता ही है। पेरीमीटर फेंसिंग क्या होता है, पेरीमीटर फेंसिंग क्या होता है कि जैसे कि आप देखते होंगे कुछ लोग दीवार पे शीशा चिपका लेते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिक वायर चिपका लेते हैं, या कुछ लोग वो कांटी जो होता है मतलब कील जो होता है वो कील लगा डालते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है पेरीमीटर फेंसिंग कहलाता है। कंट्रोल ऑफ आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉय या एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉय अपनी सीट पे बहुत देर तक नहीं बैठा हुआ है, लंच का आवर भी समाप्त हो गया, यानी कि कुछ गड़बड़ को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपको बताता है कि ज़्यादा टाइम के लिए अपनी जगह से वर्किंग आवर में अगर नहीं दिखा तो मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो अलर्ट हो जाना यहाँ पर अदर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस में दिया गया है। सिक्योर्ड रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, तो जरूरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो सिक्योर्ड रहना चाहिए, प्रॉपर्ली उस पर कंट्रोल लगा हुआ होना चाहिए। ये सारे इस तरह से हमारा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल खत्म होता है। इसके बाद हम लोग लॉजिकल एक्सेस पे चर्चा करेंगे अपनी।